उसके बाद में है कि जल वाष्प मौजूद होती है, इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर, वायुमंडल के आयतन में तो टोटल वायुमंडल है ना, इसके आयतन में 0 से लेकर 4%, ये पहले भी आया था ना आंकड़ा, 4% तक की भिन्नता पाई जाती है वाष्पीकरण। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव, गैस और ठोस, ये तीनों ही अवस्थाएं के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जलाशयों में वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच में जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसमें विभिन्न प्रकार का वक्तव्य विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प को वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये थोड़ा सीखना। वायुमंडल में वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जल वाष्प का वजन है एवं इसे प्रति घन मीटर में के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये चारों लाइनें ही बहुत महत्वपूर्ण है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता, हवा के द्वारा या हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर है, पूरी तरह से तापमान पर निर्भर है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। कर्क रेखा पर अलग है, मकर रेखा पर अलग है, उष्ण शीतोष्ण उन भागों पर अलग, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। क्या? पृथ्वी पर आर्द्रता दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की हवा एयर हवा के तापमान के बदलने के साथ, जैसे तापमान बदलता है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि बढ़ जाती है, तथा सापेक्षिक आर्द्रता भी प्रभावित होती है। एक तो होता है प्रभावित होना, एक होता है बढ़ जाना, एक होता है घट जाना। किसकी बात हो रही है? सापेक्षिक आर्द्रता। यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, परंतु सापेक्षिक आर्द्रता है ना, वो थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। यह महासागरों के ऊपर, लाइन करता है इसको, महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों पर सबसे कम होती है, दोनों के मुकाबले, यानी कि महासागरों के मुकाबले में कम होती है। थोड़ा सा बता सकोगे क्या इसके बारे में? जी सर। अब निरपेक्ष आप, आर्द्रता। जी सर, आप बता रहे हो या चलो फिर? मैं थोड़ा सा एक ना 4 हाँ लाइन जी, और है, इसको पढ़ लेता हूँ। हाँ ठीक है एक सर, ओके। एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प की पूरी तरह से पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर, तापमान निश्चित होना चाहिए, वो 100%, ये याद रखना है। निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह से पूरित हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और आर्द्रता ग्रहण करने की अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। जी सर। थोड़ा सा बताना है। जी सर, हमने दो तीन टर्म्स देखे हैं इसमें। एक तो देखा निरपेक्ष आर्द्रता और एक देखी सापेक्ष आर्द्रता। और यहाँ से पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता से आया था, इन दोनों से नहीं आया था, लेकिन अब की बार यहाँ से आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, निरपेक्ष क्या होता है? तो निरपेक्ष का मतलब कोई डायरेक्ट कोई चीज हो जिसमें कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना, डायरेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूँ अपने पास ये वायु है, और वायु में मैंने आपसे कहा कि मान ले कि इसमें आर्द्रता है 20% या 20 लीटर, कुछ भी ऐसे मैंने बोल दिया, कोई संख्या बता दी मैंने आपको। जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि इस वायु में कितनी आर्द्रता है, आपने कहा सर इसमें 20 लीटर है। ठीक है, आपने कहा क्या? 20 लीटर है। डायरेक्ट उसका नाम ही बता दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं, आपने ना गुणा किया भाग नहीं किया, ये निरपेक्ष है।
निरपेक्ष मतलब किसी का हाँ, पक्ष नहीं ले रही, जो एक्चुअल में है वही बता दी, निरपेक्ष। ठीक है एब्सोल्यूट। जी सर। अब आती है सापेक्ष। अब सापेक्ष में क्या होगा सर, जैसे मैंने ये वायुमंडल है, वायुमंडल मैंने देखा कि इस वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। मैंने कहा कि इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता 40 लीटर है। कितनी ग्रहण कर सकती है वायु? 40 लीटर। 40। मैं ना हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वायु में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ये चीज में ना, कि मैंने कहा कि इस वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी है सर। मैंने कहा 40 लीटर तक की क्षमता ग्रहण कर सकती है ये वायु, इससे ज्यादा नहीं करेगी। लेकिन आपसे मैंने पूछा सर इसमें कितनी बताई थी अभी मैंने, इसमें है कितनी एक्चुअल में अब इस टाइम निरपेक्ष, जो भी आपसे पूछा था अभी आपसे बताया था ना 20 लीटर 20 बताया था लीटर ना। हाँ मैं आपसे देखो, मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ आप, ये मेरा काल्पनिक क्वेश्चन है, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सर एक चीज मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट मैं ये पूछ आपसे कह रहा हूँ कि वायुमंडल में इस टाइम 20 लीटर आर्द्रता है। मैंने कुछ नहीं गुणा आ नहीं किया, जाता भाग नहीं किया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि जो हमारे पास ये 20 वायु है, लीटर हमारे पास वायुमंडल, इसमें 20 लीटर क्या है आर्द्रता इस टाइम। आ तो जाता आपसे मैं पूछूंगा सर इसमें निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको ये नाम बता देना 20 लीटर ही सर। है। समझ 20 गए? लीटर। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा सर इसमें जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है ना सर, वो 40 लीटर है, मतलब 40 लीटर तक ग्रहण कर सकती थी आर्द्रता, लेकिन इसमें है यानी कितनी? कि 20 लीटर है और 20 लीटर और ग्रहण कर सकती है, यानी कि 40 हाँ लीटर 20 तक लीटर और ग्रहण कर कर सकती सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जितनी ग्रहण करने की क्षमता है ना इसकी, मतलब है। हाँ, 40 लीटर, और है कितनी? 20 लीटर। 20 है। ये 40 का 20 कितना परसेंट है? 50% हो गया, आधा है। हाँ, ये सापेक्ष है, मतलब इसमें हमने प्रतिशत के हिसाब से निकाला। कैसे निकाला? जितनी हमारी कुल कुल क्षमता थी, क्षमता कितनी थी? हाँ, 40, और है कितनी इसमें? 20। 20 है। तो ये जो 20 है ना, जितनी है, ये पूरी सामर्थ्य जितनी क्षमता है उसका कितना परसेंट है? ये 20 है जो भाई, 40 का 20 कितना 50, परसेंट है? हाँ, 50%। 50%। तो हाँ, तो इसकी जो सापेक्ष आर्द्रता होगी ना, वो 50% हाँ, होगी सर। समझ गए आप? निरपेक्ष तो हमें डायरेक्ट बताना है, कोई गुणा भाग नहीं। सापेक्ष में हमें गुणा भाग करना है। कैसे करना है कि हमें जितनी आर्द्रता है ना सर, वो कित उस जो जितनी सामर्थ्यता है, जितनी पूरी उसकी क्षमता कितनी है, उसका ये कितना परसेंट है जितना है इस टाइम। इस टाइम जो है ना इसमें आर्द्रता, ये हाँ। पूरी क्षमता का कितना परसेंट है ये निकालना है। ये सापेक्ष आर्द्रता होगी सर हमारी। अब आप समझ गए होंगे। एक मैं डायरेक्ट जी सर। इसमें है कि एक जैसे 100 ग्राम है, 25 ग्राम जी है, सर। तो निरपेक्ष आर्द्रता है। कोई वायु ठीक है है। उसमें 25 ग्राम निरपेक्ष आर्द्रता है, और और वो हाँ जी। ग्रहण कर सकती है 100 ग्राम तक। ठीक है, तो ये अब 25% मैं हो गया पूछ रहा इसका। जी सर। अच्छा, वो 25% हो गया क्या, या फिर जो पीछे हाँ। बचा हुआ 75% है वो नहीं नहीं, निरपेक्ष हो जाए, नहीं नहीं सर, सापेक्ष हो ये जाएगा? परसेंट में, ये हमें ये पूछना है जितना है ना एक्चुअल में, कितना बताया आपने? अच्छा। 25%। ये 25% 100 का कितना परसेंट है? 100 का मतलब पूरी क्षमता का कितना परसेंट? ये जो कम है ना सर, जितनी हमें जो हाँ, हाँ, थोड़ी बहुत जो क्षमता मतलब आई हुई है, जो निरपेक्ष बोल रहे हाँ, हैं हाँ। जिसको हम, ये पूरी जो क्षमता है जितनी उसमें 100% की क्षमता थी, उसका ये कितना सा परसेंट, ये जो छोटा सा भाग आप बता रहे हो निरपेक्ष वाला, ये कितना हाँ, परसेंट है हाँ, इसका? ये परसेंट निकालना है। ये परसेंट निकलते ही सापेक्षता आ गई आपके सामने। हाँ, जैसे मैं आपसे कहूँ, हम जैसे खाने के पीछे लेते हैं, हम मान ले कोई हमको इंसान है, खुद खाते हैं, हम खाते हैं, मतलब हम मैं 6 रोटी खाता हूँ, मान ले, एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मैं छह रोटी खाने की मेरी क्षमता है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई। कितनी खाई? जरूर। 2। तो अब ये बताओ निरपेक्ष तो कितनी हो गई, और सापेक्ष कितनी है? निरपेक्ष तो 2 ही है। निरपेक्ष तो डायरेक्ट बता दिया आपने, 2 है। और सापेक्ष का मतलब ये जो 2 रोटी है ना छोटी वाली, ये 6 का कितना परसेंट है? जो मेरी 6 रोटी की क्षमता है पूरी, इसका ये 2 कितना परसेंट है? अब 6 का 2 कितना परसेंट, ये निकालना पड़ेगा हमें इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 बटा मतलब 3 3 3 मतलब 33% लगभग। हाँ, 33%। इस तरीके से हमें बस ये निरपेक्ष में कोई गुणा भाग नहीं, जो जितनी है, जितनी ग्राम घन सेंटीमीटर में बताते हैं वो इतनी बता दो आप। तो बस सर ये है निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेना हमें, डायरेक्ट ये है सर। ठीक है, सापेक्ष एक में क्या क्वेश्चन करना आया है? हुआ एक क्वेश्चन जी सर। आया था कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस में मापा जाता है, और उसमें आगे लिखा हुआ था प्रतिशत में मापा जाता है। प्रतिशत में नापा जाता है उसको। हाँ, सर मैं हाँ वही सापेक्षिक चीज कह रहा हूँ। आर्द्रता। हाँ हाँ, इसका उसको कितना परसेंट है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ये इसका कितना परसेंट में गुणा करना पड़ रहा है, हम किसको? 100 से, प्रतिशत प्रतिशत से। हम्म। ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है वो वास्तविक होती है ना, वैसे ये हाँ पूरा एग्जैक्ट नहीं हो सकती। सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो अब एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकती, भी कितनी है उसको वैसे नहीं बता सकते। बस हम उसका क्या, हाँ बस वो परसेंट जो निकाला है ना, बस वो बताया हमने। हमने एग्जैक्ट ये बता दिया वो इतनी थी, ये निरपेक्ष तो बता दिया हमने डायरेक्ट। और सापेक्ष इसका प्रतिशत निकालना पड़ता है, जो कम वाली जो संख्या है ना जितनी,
ये पूरी वाली जितनी क्षमता है उसका कितना परसेंट है, बस ये निकालना है, आपका क्वेश्चन सोल्व। अब जो थोड़ा बहुत मैथ को जानता है वो मेरी लैंग्वेज को समझ रहा होगा, तो मैं समझ आ रहा हूँ कि भाई जो नॉर्मल अपन देखते हैं कि भाई जैसे जितनी भी है वो इसका कितना जितनी क्षमता का कितना परसेंट है, ये जितना इसमें एक्चुअल में है, ये निकलते ही हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। इसका कई क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, अगर आप निकालोगे तो निकल जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन वैसे ही बोल रहा हूँ, एक अब आप करोगे इस चीज को। मैंने आपसे कहा सर, यदि किसी वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 30 ग्राम है, कितनी है, 30 ग्राम, ठीक है सर, अच्छा। और उसकी जो वायु में जो संतृप्त होने की जो कुल आर्द्रता की मात्रा है वो 50, मतलब संतृप्त मतलब वो जो उसकी क्षमता है हम्म, वो 50 ग्राम है। 30 तो इसमें है, इसकी जो संतृप्त होने के लिए जो इसमें आर्द्रता चाहिए वो 50 ग्राम चाहिए, मतलब 50 में कंप्लीट हो जाएगी, भर जाएगी ये, ठीक है। तो ये बताइए कि इसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी। अब आप कम वाले का निकालना प्रतिशत, ये बड़ी वाली का कितना परसेंट है, समझ जाओगे आप। अगर इसको आप गुणा भाग करोगे तो ये आ जाएगा 60% आपका। जो 30 है ना वो 50 का कितना परसेंट है, मतलब 30 जो एक्चुअल में है और जो बड़ी वाली क्षमता है 50, वो उसका कितना परसेंट है, ये सापेक्ष है। और इसके बाद मैं आपको एक लैंग्वेज बताऊं, आप लैंग्वेज से भी समझ जाओगे इस चीज को। एक बार लैंग्वेज भी आपको यूज कर देता हूँ। सापेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं, एक निश्चित आयतन वाली वायु होती है, उसमें जो उपस्थित आर्द्रता होती है जिसको निरपेक्ष बोलते हैं, जो वास्तविक निरपेक्ष, तथा उसी आयतन वाली वायु में जो संतृप्त होने के लिए, मतलब उसमें कंप्लीट होने के लिए जितनी आर्द्रता चाहिए, इन दोनों के मध्य जो अनुपात बनता है ना सर, उसको कहते हैं। अनुपात वाला जो रोल आ जाएगा दोनों का बीच में अनुपात, वही हमने प्रतिशत निकाला सर। प्रतिशत में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका पहले हमने देखा है, और इसका अनुपात के रूप में पूछ लेता है कि इन दोनों का, जैसे एक तो वास्तविक निरपेक्ष जिसको वास्तविक आर्द्रता बोला वो, और उसमें जो संतृप्त होने के लिए जितनी कुल चाहिए कितनी आर्द्रता, उन दोनों के मध्य जो अनुपात है सर, उसको हम सापेक्ष कहते हैं। मतलब निरपेक्ष में तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने डायरेक्ट बता दिया। सापेक्ष में आपको चाहे तो अनुपात में बता सकते हो, और चाहे आप उसको प्रतिशत के माध्यम से बता सकते हो, दोनों चीज हो सकती है सर। अब इसको थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे तो देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है किसी चीज को समझने में, लेकिन जब तक आर्द्रता को नहीं समझोगे, आर्द्रता में जो जो संतृप्त होने की चीज आ जाएंगी भी इसमें, एक बार जब वो कंप्लीट होने दो टॉपिक, फिर आप ही कर दो इस चीज को। भाई अभी हमने तो शुरुआत ही तो की है, अभी इन्होंने जो चीज बताई मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी संतृप्त को नहीं पता आपको क्या है संतृप्त होना, आपको ये नहीं पता भाई कई चीजें इसमें जो आगे आएंगी, भाई संतृप्त औशांक बिंदु क्या होता है, जैसे इसमें अभी आप लास्ट में कुछ पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ा आपने संतृप्त कहा जाता है। देखो एक निश्चित तापमान, जब ये पैराग्राफ चेंज हुआ, लास्ट वाला पैराग्राफ जो इसी में, एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प की पूरी सतह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। अब सुनो सर, एक चीज और बताऊं मैं आपको, नॉर्मल इसमें जो बता रखा है, तापमान से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप देखना कैसे। मैंने आपसे सर कहा वायु है, वायु में अगर तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि वो गर्म हो गया, और ज्यादा गर्म हो गया तो और ज्यादा वो सोख सकती चीजों को, समझ रहे हो, तो और ज्यादा क्षमता हो गई। अब क्षमता और ज्यादा हो जाएगी, भाई अपन नॉर्मल देखें, क्षमता और ज्यादा हो जाएगी, और जब सापेक्ष तो जो निरपेक्ष वो तो इतनी रहेगी ना अभी जितनी पहले थी, वही मान लो अगर 20 लीटर थी तो 20 ग्राम थी, तो पहले वो इतनी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी आर्द्रता जो ग्रहण करने की क्षमता है ना सर, वो और बढ़ गई तापमान से, क्योंकि अब ये लगा लो, जब तो 50 में से ही अपन को 20 चाह रही थी, अब 100 में से 20 चाहिए, मतलब ये परसेंट निकालना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आपको इतना पता है निरपेक्ष डायरेक्ट, जिसका भी जितना बता दिया वो निरपेक्ष है, कोई गुणा भाग नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेना हमें, निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष में हमें क्या अनुपात में प्रतिशत बताएंगे जी सर। इसमें एक क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर दो कि जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, उस पर वायु दाब और तापमान का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। किसका सर, निरपेक्ष तापमान का, आर्द्रता पर तापमान हाँ और वायु दाब का प्रभाव पड़ता है या बिल्कुल, नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता पर नहीं पड़ता, यही तो क्वेश्चन था पिछली बार। हम्म। पिछली बार आर्द्रता वाला जो सर, पता है क्या पूछा था पिछली बार पूछा था कि ये बताओ ऐसी कौन सी आर्द्रता है जिस पर भार, आर्द्रता का जो भार है ना, वजन, उसका प्रभाव पड़ता है, वो पूछ लिया। मतलब भार से संबंधित पूछा था कि भार पे मतलब किस पे पड़ता है, वो विशिष्ट आर्द्रता होती है सर। जबकि और एक क्वेश्चन हम ये पूछे कि आर्द्रता और ताप, सॉरी, एक तो वायुदाब और एक तापमान जो हम अब तक पढ़ता है, ये दोनों का प्रभाव इन दोनों पे पड़ेगा, कौन कौन सी पे, सापेक्ष आर्द्रता पे जब हम निकालेंगे इसको,
इससे पड़ेगा। लेकिन निरपेक्ष पे आप देखो, एक मेरी बात सुनो, निरपेक्ष तो इतनी रहेगी, वो चाहे कहते हैं ना अपन कि भाई उसमें चाहे वो आर्द्रता सहन करने की क्षमता बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, वो तो इतनी रहेगी निरपेक्ष। तो समझ रहे मेरी बात को सर? ये पहला जो पैरा है ना, एक साइड वाला, इसकी ऊपर से 8वीं लाइन देखो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं 8वीं लाइन जहां से शुरू होती है कि हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता भी प्रभावित होती है। बिल्कुल होगी, प्रभावित निरपेक्ष होती है। नहीं तो है। यही हाँ निरपेक्ष। मैं ये पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा था कि अच्छा सही है, जी मैं वो दोनों में उल्टा हो गया। हाँ सर, मैं आपसे देखो फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ, निरपेक्ष तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, जितनी भी उसमें आर्द्रता की क्षमता मतलब है इस टाइम आर्द्रता, जैसे मैंने आपसे कहा उसमें 20 ग्राम है, 20 ग्राम को उदाहरण ले रहे हैं हम, 20 ग्राम उसमें है, वो निरपेक्ष है, वो है, उसमें कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ रहा किसी चीज से भी। क्यों? क्योंकि भाई आपने तापमान बढ़ा दिया तो क्षमता तो बढ़ गई उस वायु की, और तापमान बढ़ाने से उसकी और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ गई। और अगर तापमान को हटा लोगे उसमें, तो जो तापमान उसको ग्रहण करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। लेकिन प्रभाव किस पे पड़ेगा? सापेक्ष पे, क्योंकि हम प्रतिशत उसमें निकालेंगे, इसमें प्रतिशत नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं भाई इतनी आर्द्रता इसमें, आपने कहा सर 20 ग्राम है, बस बात खत्म। निरपेक्ष है ये, सापेक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? जी सर। एक बात और इससे समझ सकते हैं कि निरपेक्ष है ना वो फिक्स है। जी जैसे सर। 1 लीटर पानी है, आप उसको या तो ड्रम में डाल लो तो ही वो 1 लीटर रहेगा, या फिर उसके ना गिलास भर लो, 6 गिलास भर लो तो भी वो 1 लीटर रहेगा, और या फिर आप जी सर। उसको है ना बड़े बड़े कंटेनर में डाल लो तो भी वो 1 लीटर रहेगा। अगर कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर का आकार बढ़ गया, परंतु पानी तो 1 लीटर ही रहा ना। ड्रम में सही डाला बात है तो ड्रम का आकार लगभग छोटा हो गया, परंतु पानी तो 1 लीटर ही रहा। और छोटे छोटे गिलासों में अगर वो 7 गिलास या 10 गिलास भर लिए, परंतु गिलास तो पूरे भरे हुए हैं, तृप्त हुए हुए हैं, परंतु उसमें पानी तो जी पूरा सर। का पूरा है ना, वो 1 ही लीटर है वो पानी। और तो सर वो है कि एक असल जो एक्चुअल में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले, निरपेक्ष का आपको देख समझ में आए, निरपेक्ष में बताऊं क्या है। ये कह रहा है कि एक निश्चित तापमान होना चाहिए वायु का, जो अपन हम जिसकी बात कर रहे हैं भाई, एक तो निश्चित तापमान होना चाहिए और निश्चित इसका वायु दाब होना चाहिए, ये दोनों चीज निश्चित होनी चाहिए। मेरी बात समझना, ये दोनों जब निश्चित होंगे, उस वायु में उपस्थित जितनी भी आर्द्रता की मात्रा होगी ना सर, उसको निरपेक्ष कह देंगे हम। भाई वो स्थिर है, कौन कौन सी? तापमान और वायु दाब, ये दोनों स्थिर रख दी हमने, निश्चित रख दी, फिक्स है। उसमें कितनी आर्द्रता है ये निरपेक्ष है। नॉर्मल से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये जितना ग्राम या लीटर जितनी भी होगी ये इतनी रहेगी, सापेक्ष के मुकाबले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सापेक्ष निकालेंगे, सापेक्ष में इसमें गुणा भाग करते हैं तब दिक्कत आती है थोड़ी सी, और वो आपको गुणा भाग थोड़ा आना चाहिए क्योंकि उसका क्वेश्चन नॉर्मल आया हुआ है। जैसे मैंने आपको भी पूछा ना कि भाई अगर किसी में वायु में इतनी जैसे 30 ग्राम आर्द्रता है और उसमें तापमान बढ़ाने के बाद में उसकी आर्द्रता क्षमता इतनी हो गई, तो अब कितना परसेंट हो गई है, ये परसेंट तो आपको आना चाहिए, नॉर्मल की बात है। अगर नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा सर, होगा ही नहीं क्वेश्चन फिर आपसे। आपको और वाला उसी जो के हिसाब से 25 और 100 ग्राम वाला शब्द था ना, जैसे एक 100 ग्राम में 25 ग्राम सापेक्षिक निरपेक्ष आर्द्रता है, तो ठीक है सापेक्षिक कितनी है? तो वो 25% ही है, यानी कि उस जी। 25% का ही देखना है कि वो टोटल एरिया में कितना है। हाँ वो कितना परसेंट, ये छोटी वाली संख्या है, बड़ी वाली की कितना परसेंट, मतलब 100 जो अपनी पूरी आर्द्रता करने की क्षमता 100 है, उसमें से सिर्फ 25 अपने पास। मतलब एक और उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको सर, जैसे थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे सबसे कहूं कि भाई आपका खर्चा है रोजाना का 100 रुपए का, कितने का है? 100 रुपए का, लेकिन आपके पास रोजाना 30 रुपए आ रहे हैं बस। आपके पास जो कमाई है या फिर आपके पास कहीं से भी आ रहा है, आपके पास आ तो कितने रहे हैं? 30 रुपए, लेकिन आपकी जो खर्चा है वो कितने? 100 रुपए। अब आप मुझे इसमें से जो जो छोटी संख्या है ना जो आपके पास आ रहा है, वो तो निरपेक्ष फिक्स है, वो 30 ही आएगा तेरे पास फिलहाल, ठीक है सर। लेकिन और आपकी जब बात करूं मैं आपके कि ये 100% में से, मतलब जो 100 रुपए में से ये 30 है, ये कितना परसेंट है? मतलब ये पूरी क्षमता का जो आपका पूरा खर्चा है उसमें से एक रुपए मतलब के कितना परसेंट है? ये 30 रुपए आ रहे हैं, ये बताना है, ये बन जाएगा सापेक्ष। अब सर इसी में देखना, अब आपका खर्चा हो गया 200, पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास? 30 ही आ रहे हैं, निरपेक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब आपके खर्चा हो गया डबल 200, अब 200 का ये 30 रुपए, ये कितना सौ का? ये और कम हो जाएगा उसका परसेंट में। भाई कहाँ तो 100 का निकाल रहे थे हम 30%, और कहाँ ये 15% ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, 200 का आधा हो मतलब और कम हो गया परसेंट। तो ये मैथ वाली जो चीजें आप, ये कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ी समझ में आ रही है और आप मैथ को थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, और इसके अलावा आप चीजों को रटना नहीं पड़ेगा फिर। नहीं अब आ गई सर समझ में, आपने जो बताया है ना इस प्रकार जी सर। कि कम देखो से सर, कम अगर आपको जी सर, एक सिंपल ही आप है ना इसको याद कर सकते हैं।
यदि जी निरपेक्ष आर्द्रता की बात करता है तो आप आयतन को पकड़ो, यानी कि जो जहाँ आयतन की बात करेगा वहाँ निरपेक्ष आर्द्रता होगी, जहाँ अनुपात की बात करेगा वहाँ सापेक्ष आर्द्रता होगी, और जहाँ पे द्रव्यमान की बात करेगा ना, यानी कि बाहर की, तो वहाँ पे विशिष्ट आर्द्रता होगी। तो इन शब्दों को पकड़ लोगे ना तो ये इजीली हो जाएगा। सही है सर। इसमें हाँ लिखा सर, भी वो तो गया है आप ना वही कि चीज मैं बता निरपेक्ष रहा हूँ, लेकिन वो आर्द्रता क्वेश्चन आ घन। गया ना तब दिक्कत है। जैसे क्वेश्चन में बता रहा था ना जो नॉर्मली, और पहले कई बार एग्जाम में पूछा गया है नॉर्मल, और नॉर्मल संख्या देखा वो बिल्कुल नॉर्मल संख्या। जैसे अब ये मान लो हमसे पूछ लिया कि भाई 20 है वो 30 60 का कितना परसेंट है या कुछ हाँ, नॉर्मल सब तो दे वो दे तो 50 नॉर्मल सी बटे, गणना। हाँ 30/50 गुणा 100, हाँ सही बात है। भाई ये तो नॉर्मल अगर सी, आप अगर ये नहीं आता तो फिर आप ये लगा लो कार्टोग्राफी में भी आपको दिक्कत आएंगी कई चीजों में। सही है। भाई आप अगर गुणा भाग कैसे करो आपको। सापेक्षिक आर्द्रता का सूत्र पूछा जाए तो अगर शब्दों में तोड़े तो उसको। जी सर, जी सर, आप सबसे पहले ये देखो निरपेक्ष आर्द्रता हमें ऊपर रखनी है, भाई जिसको पूछ रहे हैं भाई निरपेक्ष जो हमारे पास जो सबसे कम है वो ऊपर रख देंगे, ये कंप्लीट नीचे रख देंगे, आर्द्रता की जो सामर्थ्य पूरी है ना उसकी उसको नीचे रख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हाँ सही है, निरपेक्ष ऊपर रहेगी। निरपेक्ष को पूछ रहा और है इसलिए उसको ऊपर रखेंगे। हाँ और ये क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो ये जो आप सर ने भी बोला अभी, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल समझो भाई, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको और ज्यादा चीज समझ में आएगी। जैसे आपको अनुपात और प्रतिशत की बात करें वो कितना परसेंट है, जब ये लगा लो सापेक्ष की बात कर रहा है वो, या तो अनुपात देगा या वो आपको प्रतिशत के रूप में कुछ पूछेगा उसका, इसका मतलब सापेक्ष पूछ रहा है। और डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना इसका आयतन है या कितना है, वो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया उसमें कुछ गुणा भाग नहीं करना, वो निरपेक्ष है। और जब आपको विशिष्ट की बात करेगा उसमें आपको भार या वजन कुछ ना कुछ ऐसा शब्द देगा उसमें विशिष्ट के लिए। कोई ना कोई इकाई होती है ना जो नापने तोलने की, वो वाली भार वजन, वो चीज विशिष्ट में काम करती है। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप पिछले पेपर एक बार निकालोगे ना जो 2022 का आया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आया है। और जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं निकालोगे जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक बार खुद को करना पड़ेगा कुछ चीजें। क्योंकि हम एक चीज भाई ये समझा दी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सर, जैसे अब ये सूत्र भी तब याद होगा, या तो रट लो इसको भाई, नॉर्मल तरीका है, रट तो कोई भी सकता है, लेकिन मैं तो आपको ये चीज समझा रहा हूँ जो निरपेक्ष है वो सापेक्ष आर्द्रता का कितना परसेंट है। अब ये चीजें शायद हो सकता है आपको ना समझ आए, लेकिन मेरे लिए बहुत इजी लग रही है मुझे कि यार बहुत आराम से आसान सही बात है, सिर्फ परसेंट पूछ रहा है वो। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ भाई मैथ वगैरह में गणना वगैरह कर लेता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार, तो शायद इसकी वजह से मुझे इतना लग रहा है ऐसा। और किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अभी। अभी आप जब तक आर्द्रता ग्रहण, आपको नहीं पता कि भाई जो अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई विशिष्ट आर्द्रता क्या है या संतृप्त वायु क्या है, और इसके बाद में वर्षण क्या है, कोई कई चीज आएंगी, संवहनी वर्षा क्या है, कई चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे अपन सब, आगे चलते हैं। उसके बाद में है वाष्पीकरण जी सर। तथा संघनन। वाष्पीकरण हम्म। तथा संघनन दोनों साथ में ही है। वायुमंडल में जब वाष्पीकरण की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः बढ़ती या घटती बढ़ती रहती है तो वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जल होता है ना वो द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण का प्रमुख कारण ताप है। यानी कि वाष्पीकरण को डिफाइन करता है असल में वाष्पीकरण चीज क्या है। जिस तापमान पर या जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है, यानी कि जहां से स्टार्ट हो गई वो वाष्पीकृत होना शुरू होता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और कई बार आया भी था ये सर अब सर वाष्पीकरण की उसमें गुप्त बजट में आया ऊष्मा। था ये सब कि गुप्त ऊष्मा के द्वारा माध्यम से जो पार्थिव मतलब पृथ्वी जो वापस जो किरणें जाती है, जो वायुमंडल उसको बाद में ले लेता है ग्रहण कर लेता है, वो कितनी थी गुप्त ऊष्मा के माध्यम से, वो पूछा गया पहले भी कई बार के क्वेश्चन आता है, ऊष्मा बजट की बात कर रहा हूँ सर मैं। आप तो वो कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं चीजें, अगर वो चीजें हमें नहीं पता होंगी फिर वो चीज पे दिक्कत करेंगी। अब दो चीज पढ़ी थी, एक तो संवहन के माध्यम से जो नौ पढ़ी थी अपन ने, और एक पढ़ी थी हमने 19 गुप्त ऊष्मा वाली वो चीजें, तो कोई कहीं ना कहीं वो चीजें समझनी पड़ेंगी थोड़ा सा हल्का सा। दिए गए हवा के अंश जो दिया गया है ना, उस जी हवा सर। के यानी कि वायु का अंश में जल को अवशोषित करने की एक धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है, अगर ह्यूमिडिटी कम है या आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। क्या कह रहा है, उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी
वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। अब सर दो शब्द हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त और असंतृप्त, अब ये शब्द नहीं समझेंगे जब तक आगे की भी चीजें समझ नहीं आएंगी। और भाई हम बात करते हैं जो पहले जो हमारा निरपेक्ष सापेक्ष, उसमें भी ये संतृप्त वाला जो शब्द आया था, तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या सर, जैसे अपन नॉर्मल समझते हैं, मतलब अशांक बिंदु भी बोलेंगे जिसको हम, कैसे किस तरीके से पढ़ेंगे सर। जैसे अब कोई मतलब वायु है, उसमें कोई आर्द्रता करने की हमने क्षमता बताई आपको, जितनी बताई, जैसे मान हमने आपको 50 बता दी, तो जब तक वो 50 कंप्लीट नहीं आएगी ना उसमें, जब तक वो असंतृप्त है, और जैसे उसमें 50 जितनी उसकी क्षमता थी इतनी उसमें जल वाष्प आ गई, इसका मतलब वो संतृप्त हो गई। अब यहाँ से आगे औसांक बिंदु हो जाएगा, अब ओस पढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब वो इतनी उसमें क्षमता मतलब जल आ गया कि वो ग्रहण नहीं कर पा रही, उसकी क्षमता नहीं है, तभी तो ओस पड़ती है सुबह सुबह, हम देखते हैं कई बार सर्दियों में मौसमों में ओस, क्योंकि वो पानी ज्यादा आ गया उसमें, जल जो क्षमता से भी ज्यादा आ गया, जितनी उसकी ग्रहण करने की क्षमता, मान ले उसमें 50 लीटर की ग्रहण क्षमता थी लेकिन 60 आ गया, अब वो जो 10 लीटर एक्स्ट्रा है वो ओस के रूप में कहीं ना कहीं वो गिरेगा फिर। तो वो चीजें हैं संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त अभी संतृप्त नहीं हुआ है, मतलब अभी क्षमता रह रही है उसकी, और संतृप्त का मतलब वो कंप्लीट जितनी उसकी ग्रहण करने की क्षमता थी इतनी उसमें जलवाष्प आ चुका है, संतृप्त हो चुका है। संतृप्त के बाद में अब जैसे जैसे और जलवाष्प बढ़ेगी, वो ऐसे ऐसे जो कोहरा भी बनता है, ये जो ओशांक बिंदु, हम ओश वगैरह, ये इसी बिंदु को कहते हैं ओशांक बिंदु, जब एक दूसरे में संतृप्त हो जाएंगी ये, मतलब जितनी ग्रहण करने की क्षमता है वायु की, किसको, जलवाष्प को, और जैसे ही उसमें जलवाष्प कंप्लीट हो जाएगी जितनी ग्रहण करने की क्षमता थी, और जैसे वो कंप्लीट होगी उसी को ओशांक बिंदु कहा जाता है सर। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। जैसे जी। संतृप्त की, जैसे डस्टर होता है ना, जिससे चौक से साफ करते हैं, वो डस्टर हम्म, इतना उसको बार बार साफ करते करते वो इतना मतलब संतृप्त हो जाता है उसकी परत, कि एक बार ऐसा आता है कि उससे साफ होता नहीं है, उसका चौक वापस उतरने लग जाता है उस ब्लैक बोर्ड पे। तो जब उसका पूरा वो भर जाता है तो उसकी परत है वो संतृप्त हो गई, मतलब इसके अंदर और नहीं समा सकता वो, और बिल्कुल सही है, जो क्योंकि खाली उसकी होता है क्षमता वो। थी जितनी, इतना तो उसने जब तक वो ग्रहण करते गया वो चौक को, लेकिन जैसे ही उसको भर गया वो अंदर से, फिर वो बिखरे गई बाहर। सही बात है। सर बारिश होती है संतृप्त से होती है क्या? नहीं, ये संघनन के माध्यम से होती है सर। नहीं, नहीं तो संतृप्त वायु होने के पूर्ण बाद तो फिर संतृप्त हो जाती है तभी तो होती होगी। सर हाँ बिल्कुल, लेकिन उसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के माध्यम से, ये तो नॉर्मल है। ये चीज अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें आगे ना ये सारी चीज आएंगी, वर्षण भी आएगा, ओस बिंदु भी आएगा, तुषार, ओल, बादल वादल सब कुछ आएंगे। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक चीज को फिर दोबारा से करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज को नहीं पहुंचेंगे ना। जी सर। जल वाष्प पूरी तरह से नेक्स्ट है। संतृप्त हो जाएगी तभी तो वो बारिश होगी ना, पूरी तरह से संतृप्त वो भर जाएगी मान लो उस जल से, जलवाष्प से, तो उसके बाद उसमें और धारण करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर वो बारिश के रूप में गिरने लग जाएगी मैम, बूंदों के रूप मैम मेरी बात समझो आप, मैं ये चीज कह रहा हूँ, ओस होती है, कोहरा होता है, बादल बनते हैं, वर्षा, वर्षण होती है, वर्षण भी कई रूप में होती है, बर्फ के रूप में भी हो सकती है, ओलों के रूप में भी हो सकती है, बूंदों के रूप में भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मैं आपको, मेरी बात समझना। अब आपने कहा कि भाई संतृप्त हो गई, समझ गए मेरी बात को आप, आपने कहा कि वो संतृप्त हो गई, संतृप्त से जैसे ज्यादा हो गई, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखना पड़ेगा कि एक तो छोटे स्तर पर होता है, उसको अपन ओस वगैरह बोल देते हैं, जो अपन कोहरा वगैरह होता है नॉर्मली, और एक बड़े स्तर पर होगी, लेकिन वो कैसे होगी, एक प्रक्रिया होगी कि मतलब वायु जो अपने ज्यादा आर्द्रता ग्रहण करके, जैसे अपने यहाँ ज्यादातर, जैसे पूरी दुनिया में देखते हैं तो हम, पर्वतीय वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कुछ संवहनी वर्षा भी होती है जो भूमध्य रेखा के आसपास होती है, कि वायु जो है अपने साथ आर्द्रता लेके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, ठंडी होगी तब बरसेगी। एक वर्षण का एक मतलब एक प्रक्रिया है, जबकि ये वाला जो है ये ओस वगैरह तो अपने आसपास जैसे उसमें आर्द्रता है उससे ज्यादा ही जैसे हुई, और ऐसे हम गर्मियों में देखते हैं चिपचिपा सा हो जाता है ना, वो इसी का रूप है। लेकिन एक बार मैम यही कह रहा हूँ मैं, आप एक बार अपन कंप्लीट पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ लैंग्वेज को ना, थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है, चीजें वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि अगर हम ये कहेंगे कि भाई बरसात भी यही होगी, अगर आप फिर ओस कैसे पड़ेगी, ओस और बरसात अलग चीजें हैं, लेकिन कैसे अलग है वो चीजें हम में। क्लियर अलग करेंगे चीज है। अभी। ओके सर। जी सर। उसके बाद में है जल वाष्प का, जो जल में वाष्प है, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना, जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ये तो मिलता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है, यानी कि ऊष्मा का ह्रास ही संघनन होता है। संघनन से क्या होती है कि जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो उन जल से निकासित हो जाती है, ऊष्मा निष्कासित हो जाती है, तो वो जो बूंदे होती है ना वो छोड़ देती है या जो गिरने लग जाती है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
जब आर्द्र हवा ठंडी होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है। तब अतिरिक्त जो जलवाष्प होता है ना वो द्रव में संघनित होता है, और जब वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी समझे सर। ऊर्ध्वपातन को ये स्वतंत्र हवा। ऊर्ध्वपातन, जी सर, एक बार इसके हाँ बारे में मैं दोबारा क्या, एक बार आप बता सकते हो ऊर्ध्वपातन के बारे में? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ना। ठीक। हाँ, तो उसके बाद में ऊर्ध्वपातन कहलाता है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर, ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। संघनन केंद्र कहा जाता है। खासकर मुख्य रूप से धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। कौन कौन करता है अवशोषित? धूल है, धुआं है और महासागरों का जो नमक है ना, ये अच्छे केंद्रक होते हैं और ये क्या करते हैं? पानी को अवशोषित करते हैं। उसके बाद में है कि संघनन उस अवस्था में होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन होना है ना, वो या तो संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्षिक आर्द्रता, अंडरलाइन करना इस सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन संघनन होता है जो हवा के आयतन, तापमान, वायु दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन आयतन, तापमान, वायु दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब नंबर 1 वायु का आयतन निश्चित हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। उसका तो आयतन तो है वो निश्चित रहे, बाकी जो तापमान है वो उष्मांक तक गिर जाए, नंबर 1। उसके बाद में नंबर 2 है कि वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। और नंबर 3 है वाष्पीकरण के द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर उसे भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। यह सबसे अच्छी अवस्था है। दूसरा दोबारा पढ़ लेता हूँ कि वाष्पीकरण के द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार और बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर जो स्थितियां हैं और उसके अलावा अन्य तापमान है, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग तापमान, स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन कब होता है कि जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है। उष्मांक होता है वो जमाव बिंदु से नीचे होता है, तब भी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर भी होता है। देखो सर, कुछ कह रहे हो सर? नहीं मैं क्या, उसके बाद में ओस वही होती है ना जो कोहरे के द्वारा टप टप बूंदों द्वारा गिरती है सुबह, या फिर पत्तियों पर या पेड़ों की पत्तियों से जो नीचे गिरती है सुबह सुबह कई बार, वो शबनम। है ओस। हाँ, जब आर्द्रता या ह्यूमिडिटी धरातल के ऊपर हवा में संघनन। हाँ जी सर सर मैं ये कह रहा था, ये ऊर्ध्वपातन है और ये संघनन केंद्रक है और ये क्या नाम है, ये शब्द है ना इसमें 2-3, इनको थोड़ा सिंपल सर भाषा में समझा हाँ दें आरिफ सर, या आप, जी, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ जी सर। जैसे सबसे पहले ताप, मतलब जो सूरज का ताप या तापमान है वो पानी पे पड़ा, पानी से क्या बनेगी? जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प बनेगी, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ताप किस पे पड़ा? सूरज की किरणें पड़ी किस पे? पानी में,
और जैसे समुद्र पे तो वहां से क्या बना, जल वाष्प। ठीक है, अब ये जल वाष्प है ना सर, ऊपर जा, ये जल वाष्प जैसे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद में ये जल बूंदों के रूप में गिरा, मतलब ये जल वाष्प अगर जल के रूप में बदल गया, क्या जल वाष्प है ना जो सर, ये जल के रूप में बदल जाता है, इसको तो कहते हैं संघनन। कि मतलब ये जो जल वाष्प था, ये ऊपर ठंडा हुआ, ठंडा होकर मतलब बूंदों का रूप ले लिया, मतलब पानी का रूप ले लिया, ये गिर गया जैसे भी। मतलब आपका ये है कि अगर जल वाष्प से, सबसे पहले जल वाष्प से क्या बना, पानी, पानी बनते ही इसको क्या कहेंगे, संघनन। लेकिन कई बार क्या होता है सर, पानी ना बनकर डायरेक्ट जल वाष्प से बर्फ बन जाती है, मतलब बर्फ बन जाती है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ठोस रूप में बदल लेते हैं, जो ओड़े वगैरह होते हैं, या फिर बर्फ हो जाती है, वो डायरेक्ट बूंद के मतलब पानी नहीं बनता, डायरेक्ट जल वाष्प से क्या बन जाती है वो, मतलब वो बर्फ बन जाती है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये दो शब्द हो गए हमारे सामने। एक तो संघनन, संघनन का मतलब जल वाष्प जल के रूप में बदल रहा है, संघनन का मतलब। ठीक है, और इसमें क्या है, जब संघनन होगा तो मतलब वो ठंडी हो जाएगी, उष्मा को उसमें हट जाएगी भाई। अपना जो जल वाष्प है, जल वाष्प में क्या क्या चीज है, जल है और वाष्प, वाष्प मतलब उसमें ऊर्जा है। जैसे ही जब वो ठंडी हो जाएगी ऊपर जाके या कहीं भी, वो जैसे ही उसमें से उष्मा को हम निकाल लेंगे, वो ठंडी हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा तो जो जल वाष्प था किसमें बदल गया, जल में। ये बदल गई, ये तो एक संघनन की प्रक्रिया है, संघनन। लेकिन कई बार क्या, जल में नहीं बदलता, ये जल वाष्प भी इतना ओशांक, जो अपने जो एक बिंदु होता है 0 पॉइंट जिसपे बर्फ जमती है, उससे भी ये नीचे अचानक हो जाता है ऊपर जाके, तो अचानक ये डायरेक्ट पानी में नहीं बदला, लेकिन डायरेक्ट ये किसमें बदल गया, ये बर्फ में बदल गया। और बर्फ में बदल गया, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो हमने ये शब्द पढ़े हैं। उसके अलावा हमारे सामने इसमें कई शब्द हैं, ये तो पढ़ लिया हमने, संघनन पढ़ लिया, ऊर्ध्वपातन पढ़ लिया। उसके बाद में सापेक्ष, सापेक्ष, अब जैसे सर सापेक्ष कई जगह काम है, ओशांक बिंदु दे रखा है एक शब्द, ओशांक बिंदु। ओशांक बिंदु वो बिंदु होता है जब वायु में आर्द्रता, मैंने पहले बताया था, जो आर्द्रता ग्रहण करने की जितनी भी क्षमता है, उतनी क्षमता का वो जल आ गया उसमें, वो जस्ट जितना कंप्लीट हुआ है, बस वो हो गया ना, अब उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, ओशांक बिंदु कहेंगे। अब इससे ज्यादा अगर उसमें आएगा तो ओस बनेगा, वो पानी ना जो, वो ओस के रूप में आ जाएगा बाहर, तो उसको ओशांक बिंदु कहते हैं। जी सर। और इसी को संतृप्त कहते हैं, जब जितनी क्षमता है वायु की, किसको, आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता है, मतलब वो जो ग्रहण करने की क्षमता है वो, और जितनी उसमें आ चुकी वो कंप्लीट, वो संतृप्त हो गई, मतलब उसमें कंप्लीट भर गया, ऊपर जितनी भी कमी थी वो संतृप्त बोलते हैं। ये शब्द कई हैं जो इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है, जितनी उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे हम थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, निरपेक्ष आर्द्रता इतनी जगह काम नहीं आएगा, सापेक्ष आर्द्रता की बताऊं कितनी खासियत है। आपको कहे कि सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि सर बरसात आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि बरसात आएगी, क्योंकि इसमें सापेक्ष आर्द्रता है ना, मतलब सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है जो छोटी संख्या को हम प्रतिशत में निकाल रहे थे ना, वो संख्या छोटी वाली और बड़ी होती चली गई, मतलब उसमें फिक्स हो जाएगी जब वो, तो उसको ही सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वो तो ये मैंने आपको अनुपात के रूप में बता दिया था। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ रही है तो इसका संकेत क्या है, इसका संकेत है कि अब वर्षा हो सकती है, पहली संभावना। दूसरी बात, सापेक्ष आर्द्रता और किस काम आती है, ये काम आती है कि जो मानव का स्वास्थ्य है, अपने आसपास की जितनी इमारतें हैं, इनकी जो जीवन काल है ना, इसको बहुत प्रभावित करता है। ये क्या, ये जो सापेक्ष आर्द्रता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे, तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। लेकिन अभी और भी आगे आगे चीज आएंगी, लेकिन आपको एक एक शब्द समझना है, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, और सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष क्या होती है। आपने एक मोटा मोटा समझ लिया, जैसे कंप्लीट टॉपिक होगा फिर मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है। जी सर, और कोई शब्द सर आपको लगा हो किसी को, ऊर्ध्वपातन, हाँ वो तो दोबारा हो गया समझाऊं। ऊर्ध्वपातन। जी नहीं सर, हो गया। डायरेक्ट जब जल वाष्प ना डायरेक्ट किस में बदल रहा है, बर्फ में, मतलब पानी, बीच की प्रक्रिया हट गई। नहीं, एक क्रम होता है भाई, जल वाष्प पहले पानी में बदलेगा, पानी का बर्फ में बदलता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये डायरेक्ट जल वाष्प डायरेक्ट किस में बदल गई, बर्फ में। इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं सर। ज्यादातर क्या होता है कि ये पृथ्वी है ना, हर जगह पर एक समान नहीं है। उष्ण कटिबंध पर अलग है, आयन रेत के वृत्तों पर अलग है, शीतोष्ण पर अलग है, और उन पर क्या है कि सूर्य द्वारा प्रकाश डालने की अवधि भी अलग अलग है, दिन में और रात में। इसके अलावा महासागर अलग है। जब तक स्थल भाग ठंडे होते हैं ना, तब तक है ना, वो तो महासागरीय भाग है ना, वो उष्मा का निष्कासन करते रहते हैं, यानी कि वो और भी अधिक गर्म है। तो इसके बारे में एक लाइन कही जा सकती है कि तापमान की वृद्धि से वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है ना, तापमान की वृद्धि से वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ती है।
ये 100% कथन सत्य है कि तापमान जैसे बढ़ा है ना, तो तापमान बढ़ने से ना, तो वो क्या किया कि वायु की जो बेल्ट थी ना, वो बेल्ट बड़ी हो गई। और जैसे ही वो बेल्ट बड़ी हुई ना, जैसे भूमध्य रेखा पर वो 18 किलोमीटर तक है, ध्रुवों पर कम है, क्योंकि ध्रुवों पर कम है क्यों है कि वहां पर तापमान कम है, इस कारण वो बेल्ट छोटी है। तो ये कह रहा है कि तापमान की वृद्धि से क्या होता है कि आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी, वो बढ़ती है, परंतु सापेक्षिक आर्द्रता होती है ना, वो कम हो जाती है। कैसे, इसका मैं जस्ट आगे बता देता हूँ। तापमान में कमी से वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, वो घट जाती है। तापमान की जैसे जैसे कमी आती है ना, तो वैसे वैसे क्या हो गई, बेल्ट छोटी हो गई, और परंतु सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। मैं इसको आप सरल रूप से वो बताऊं कि वो, वैसे आरिफ सर ने पहले बताया था कि एक 10 बाई 10 का एक क्षेत्र है, उसके अंदर जो निरपेक्ष आर्द्रता है ना, वो तो कितनी है, 25% है, जो किसी के पक्ष में नहीं है, निरपेक्ष है। बाकी जो जो क्षेत्र था ना, वो 100 ग्राम का क्षेत्र था, 100 ग्राम जो जलवाष्प का क्षेत्र था। परंतु तापमान बढ़ने से उसका क्षेत्र कितना हो गया, उसका क्षेत्र हो गया 150 धारण करने की क्षमता वाला, परंतु उसमें अभी तक कितना पानी है, उसमें है 25 ग्राम पानी है। चलो मैं इसमें संतृप्त वायु वाले पर आना चाहता था, जटिल हो गया ये काम। सर जटिल नहीं, आप कराओ इसको और अच्छे से आ जाएगी समझ चीजें ना। अभी उषांक भी रह रहा है, तुषार भी रह रहा है, बादल, कोहरा, ये सब चीजों की जो परिभाषाओं को, लेकिन जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं ना सर, उसको बस समझना है धीरे धीरे। बाकी दोबारा चलो एक बार मुख्य फिर मुख्य रिपीट करते बातें हैं। पूछ लेता हूँ, मुख्य बातें पूछ लेता हूँ कि तापमान बढ़ने से जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घटती है या बढ़ती, मुझे तो इतना बता। सर वो कम हो जाएगी। तापमान बढ़ने से सापेक्षिक आर्द्रता 100% क्या होती है कि कम ही होगी। अब देखो, तापमान बढ़ा है, परंतु सापेक्षिक आर्द्रता क्या हुई है, वो भी कम हुई है। तो तापमान तो बढ़ा है, तो बढ़ने से बेल्ट क्या हुई है, वो बड़ी हो गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी ना, जैसे तापमान बढ़ने से सापेक्षिक आर्द्रता घटती है, इसके अलावा निरपेक्ष आर्द्रता होती है ना, वो तो वहीं रहती है, जितनी थी ना पहले उतनी ही रहती है। परंतु जो आर्द्रता सामर्थ्य होता है ना, आर्द्रता सामर्थ्य, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा उससे। जैसे कि सापेक्षिक आर्द्रता ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है या भूमध्य रेखा पर, सापेक्षिक आर्द्रता भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है या फिर ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। ध्रुवों को। ठीक। और उसके बाद में है कि जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे वो शांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं, उसे संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। सापेक्षिक आर्द्रता के उच्च प्रतिशत पर वर्षा की भविष्यवाणी की जा सकती है, निरपेक्ष आर्द्रता पर वर्षा की संभावना निर्भर करती है। थोड़ा सा है तो जटिल ही असल में। और उध्रपातन का एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। उध्रपातन है असल में चीज क्या है। सबसे पहले क्या होता है, दो ही चीजें होती है, एक तो होता है जल और एक होता है सूर्य की उष्मा। जब उसने धरातल पर डाला ना प्रभाव, तो धरातल तो मिट्टी के रूप में गर्म हुआ। बाकी जब उष्मा जल के ऊपर पड़ी ना, तो जल क्या हुआ, जल भाप बना। तो पहली प्रक्रिया क्या हुआ, उष्मा ग्रहण करने से क्या हो गया कि जल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में, वाष्पीकरण में। जैसे ही जलवाष्प बना ना, तो जलवाष्प बनने के बाद में वो क्या करेगा, उसमें ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा मिल गई तो वो क्या है, स्तर दर स्तर या दूसरे मंडल तीसरे मंडल, तो वो ऊपर से नीचे की ओर लंबवत गति करेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी ना, तो ऊपर जाने के बाद में वो क्या हो गई कि अपनी उष्मा का त्याग करना चाहेगी। तो जलवाष्प है ना, वो उष्मा का त्याग करना चाहता है वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या है कि उष्मा रहेगी नहीं, वो जल जल रह जाएगा, और उष्मा क्या है, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। अब ऊपर जाकर क्या हुआ कि उष्मा तो निकल गई और बाकी क्या रह गया, जल। अब वहां पर एक समस्या होती है, वो जल अगर सीधा ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाए, जो वो जल वाष्प होता, वो न जल में सीधा कन्वर्ट न होकर सीधा अगर ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो युद्ध होगा। यानी कि एक स्टेप छोड़कर सीधा तीसरे में दूसरे स्टेप में चला गया, तो वो उद्रपात है। जैसे जलवाष्प का सीधा बूंदों के रूप में न गिरकर बर्फ के रूप में गिरता।
सर आप ये क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो? मतलब एनसीईआरटी में तो इतने कुछ है नहीं, कौन सा पार्ट है? क्या चीज है? मतलब एनसीईआरटी में कौन सा पार्ट है आप क्वेश्चन पढ़ा रहे ये हो? लेसन है, ये एनसीईआरटी 11th का 11वां पार्ट है। आठ 11 11th लेसन है एनसीईआरटी पर 11th का। नहीं, क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं, कहाँ से क्वेश्चन ले नहीं रहे पढ़ रहे बुक ही हम पढ़ रहे हैं। लेसन पढ़ रहे हैं यार। हाँ, बुक पढ़ रहे हो? हैं। हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, बुक पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। समझा के थोड़ा सा। और इस टाइम 100 नंबर पेज है, अगर आपकी बुक में 100 होगा, ओस पे चल रहे हैं हम, ओस ओस वाला और टॉपिक। नंबर ओके मिल गया। 100 पेज नंबर पे ओस, 100 नंबर हाँ, तुषार, बर्फ। और तो सार ओस। मिल गया। हाँ, ओस के बारे में है कि जब आर्द्रता धरातल के ऊपर, पढ़ नहीं दिया क्या इसको, या पढ़ूं मैं दोबारा? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित होकर ठोस रूपों में, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर संघनन केंद्र को पर संघनित होकर, यानी कि संग्रह केंद्र कौन थे वो नमक वगैरह या फिर उसके धूल के कण, वो थे संगणक केंद्रक। उनके ऊपर संघनित होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जब जमा होती है, अंडरलाइन लास्ट में कह देता है कि ये बंद तो पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, तो उसे ओस माना जाता है या ओस कहा जाता है या ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं, इसकी जो बनने की जो अवस्थाएं हैं, वो साफ आकाश, आसमान साफ होना चाहिए, हवा है वो शांत होनी चाहिए, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, जो सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए ना वो उच्च होनी चाहिए, तथा ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए, जो रातें हैं वो भी ठंडी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। अगर रात्रि में अगर ठंडी रातें नहीं है, अगर उष्मा है, तो वो क्या करेगी, वो उस जल जो पत्तियों पर पड़ा हुआ है ना उसको वापस वहां बना देगी। तो ठंडी एवं लंबी रातें ओस के बनने के लिए आवश्यक दशाएं हैं, जो कि औसांक बिंदु के ऊपर होता है, जो कि अब सर, औसांक जमाव बिंदु के ऊपर होता है। हाँ जी। जी सर, अब जैसे अभी हम मैम ने भी एक क्वेश्चन किया था कि हम इसको बरसात भी बोल सकते हैं या ऐसे ऐसे कंडीशन बात कर रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाता हूँ। ओस में और बरसात में क्या फर्क होता है, वर्षण में मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे हमारे पास जो आर्द्रता है, वो आर्द्रता अगर, जैसे वो संघनन केंद्र होते हैं ना, जो छोटे छोटे हम पढ़ रहे थे धूल के कण वगैरह, अगर उनके माध्यम से आर्द्रता ग्रहण करके वो ऊपर, क्योंकि वो बहुत पतले बारीक कण होते हैं, तो उनके माध्यम से वो क्या है कि उसमें ग्रहण, आर्द्रता ग्राही हो जाते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाकर वो ठंडा को बरस जाते हैं। ये तो हो गई संघनन की। लेकिन ओस में संघनन काम नहीं करता सर। ये देखो स्पेशल लिख रहा पहली लाइन में ही कि संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर, ये किस पर होता है? हाँ, ये होता है ठोस वस्तुओं पर। जैसे यहाँ पत्थर अपन नीचे देखते हैं ना, ये जो पत्तों पे, इन पे नीचे की जो चीजें हैं धरातल की, इन चीजों पर संघनित होते हैं ये, ना कि जो संघनन केंद्रों पर जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनमें ये उसमें है मोटा मोटा सर ये अंतर है। धूल, जी सर। धुआं और महासागरों का नमक, तीन बताए हैं, हाँ धूल, धुआं और हाँ नमक का। हाँ, उन चीजों पे बनेगी जब तो वो संघनन प्रक्रिया का भाग बन जाएगी। लेकिन उससे हटकर ये डायरेक्ट क्या है, ठोस भागों पर, पृथ्वी के जो पास के जो ठोस भाग है, जैसे मान ले चाहे वो घास हो, चाहे वो पत्ते हो जो इन्होंने दे रखा है, पत्थर हो, कोई पौधे की पत्ती वगैरह, ये चीज दे रखी है, इन सतहों पर डायरेक्ट ये पानी आ जाता है बूंदों के रूप में। इसका मतलब ये कि ये ओस है। ये फर्क है बरसात में इसमें। और आगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे हम आगे चीजें। जी सर। उसके बाद में तुषार, तुषार ठंडी सतहों पर बनता है। कौन सी सतहों पर बनता है? ठंडी सतहों पर बनता है, जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री से नीचे चले जाते हैं, चले जाने पर होता है, अर्थात औसांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है। कौन? तुषार। अतिरिक्त नमी, जो अतिरिक्त नमी होती है, अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय, पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाते हैं। छोटे छोटे बर्फ के रवे क्रिस्टल बना लेते हैं, कई बार जम जाती है ना वो ऊपर, तो छोटे छोटे बूंदों के बजाय वो छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा जाती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं कि ओस के बनने की अवस्थाओं के ही समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो ओस बनने का जो प्रक्रिया और तुषार बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो 99.99% सेम है, परंतु अगर वो
जल तक ही सीमित रहा तब तो वो बन जाएगा ओस। और जैसे ही वो जल से ही ज्यादा उसांक बिंदु पर चला गया ना, तो वो ओस की बूंद थी ना, जो पत्तियों पर और बर्फ पर जो पत्थर के ऊपर पड़ी हुई थी, जो बूंद है, वो क्रिस्टल के रूप में धारण हो जाएगी और उसमें रवे बन जाएंगे। उसे ही उसने क्या बोला है, तुषार बोला। उसके बाद में कोहरा, जो फॉग बोलते हैं, और कुहासा। कोहरा एवं कुहासा जब बहुत अधिक मात्रा में, किसकी मात्रा है, बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प में भरी हुई वायु, जलवाष्प से भरी हुई वायु सहित अचानक नीचे की ओर गिरती है। जब वायु होती है उसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प है और वो सहित होकर नीचे की ओर आती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, या प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एवं बादल, कोहरा एक बादल है जिसका आधार, जो निचला स्तर है, जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा, कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम हो जाती है। कोहरा एवं कुहासा के कारण दृश्यता कम हो जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दृश्यता कम हो जाती है, दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र, नगरीय जो क्षेत्र है या औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में भी, जो केंद्रकों की मात्रा भी होती है ना, वो अधिक होती है, क्योंकि धूल के, राख के और जो कण होते हैं ना नमक के, वो औद्योगिक केंद्रों के पास में ज्यादा होते हैं, जहां पर उद्योगों से निकला हुआ धुआं होता है, वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो वो ये कहता है कि नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण जो केंद्रक है ना की मात्रा भी अधिक होती है, और कोहरे एवं कुहासे से बनने में मदद भी होती है, मदद देती है। ऐसी स्थिति को जैसे जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित है, सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहलाता है। दोनों सम्मिलित हो गए तो धूम्र कोहरा कहलाता है। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर है। कौन सा अंतर है कि कुहासे और कोहरे में क्या अंतर है, कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा, कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पड़ता है, या फिर पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है कुहासा, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। ढाल गर्म जो ऊपर उठती हुई हवा, उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। यानी कोहरे होते हैं वो कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण, नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया भी होती है। बड़ा उठाया है। अब सुनो सर, अब हमने पढ़ी, पहले ओस पढ़ा हाँ, हमने, अब कोहरा पढ़ रहे हैं, आगे हम वर्षन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक अपने तुषार पढ़ा। भाई तीनों चीजों को मैंने आपको ओस के बारे में बता दिया है कि ये क्या है, कि जो जितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है उससे थोड़ा ज्यादा, जैसे जैसे धीरे धीरे उस पर आर्द्रता की मात्रा और बढ़ेगी, जल की मतलब वो जो बूंदों के रूप में, वो वहीं जो स्थलीय भाग पर जो स्थूल मतलब ठोस जो परत जो भी चीज होंगी, पत्थर वगैरह, उन पे वो बूंदों के रूप में जम जाएगी। ये तो हमने पढ़ा ओस के रूप में। अच्छा, ये कोहरा और ओस में फिर क्या फर्क है? कोहरा और ओस में एक फर्क है सर, क्या है कि जो कोहरा होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे अचानक से जल वाष्प अधिक ज्यादा आ जाती है, मतलब वो संभाल ही नहीं पाती है, तो धीरे धीरे आती है ओस, तो वो अचानक से इतनी आ जाती है हद से ज्यादा, मतलब तो फिर वो क्या है, वो संभाल नहीं पाती, जितनी आर्द्रता है उसकी उतनी तो है, उससे ज्यादा जब ये आ जाती है उस पे, तो फिर ये क्या है, एक बादल का रूप ले लेती है। जो अपन देखते हैं नॉर्मल धुंध कोहरा जिसको बोलते हैं अपन, गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो दिखता नहीं आगे से कुछ भी, तो वो उसमें इतनी आदत हो जाए, आप देखो नॉर्मल हाथों पे या कहीं भी देखो ऐसे गीले गीले हो जाते हैं अपन नॉर्मली, इतनी ज्यादा आर्द्रता हो जाती है उसके मुकाबले में। फिर इसमें सर दो शब्द यूज किए गए, कोहरा और कुहासा। अब कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है? कोहरे से भी ज्यादा और आर्द्रता कुहासा में होती है, क्योंकि ये पर्वतीय भागों में अधिक पाया जाता है कुहासा, क्योंकि वहां पे क्या है, जो आर्द्रता है ना और ज्यादा अधिक होती है। पर्वत वहां पे क्योंकि पेड़ वगैरह अधिक होते हैं, इस वजह से, क्योंकि वो ढालों के माध्यम से भी जो मतलब ऊपर से नीचे वो जो हमें पहले पढ़ चुके हैं, पवन वगैरह वो कई चीजें काम करती हैं। आपको मोटा मोटा समझना है। वैसे ये कि भाई ओस क्या है,
और एक हमने तुषार का मतलब ये कि डायरेक्ट जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि अगर वो ठंडी ठंडी बर्फ से गिरती रहती है ना, फोर्स की तरह, रुई की तरह जैसे गिरती रहती है, उस तरीके ये तुषार वो बर्फ हो गई। ना कि ये ऐसा नहीं ओले नहीं है जो तुषार हमने पढ़े हैं, वो तो काकरा पार वो अलग चीज होती है, ओले वो भी बताऊं किस कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने कोहरा और कुहासा पढ़ लिया मोटा मोटा, क्योंकि आप इसको एक बार मुझसे समझने के बाद में एक बार दोबारा आप एक बार फिर रीड करोगे ना तो और चीजें अच्छे समझ पाएंगे। उससे पहले संघनन पढ़ लिया हमने, और ये पढ़ लिया हमने ऊर्ध्वपातन, अभी हम वर्षण पढ़ेंगे, फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर। हाँ सही है सर। उसके बाद में है बादल। ये बादल कौन से है? बादल पानी की छोटी बूंदों, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों, बर्फ के छोटे या पानी की छोटी बूंदें हो सकती है, या फिर बर्फ के छोटे रवे होते हैं, छोटे रवों की सहती होती है, सहती होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। जो पर्याप्त ऊंचाई पर होते हैं और हवा भी स्वतंत्र होती है या स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो मुख्य रूप से बादल क्या होते हैं कि जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं बादल, जो हमें ऊपर दिखाई देते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए वे विभिन्न आकार में भी होते हैं। उनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, उनकी जो ऊंचाई होती है उनका विस्तार होता है, कितने एक बड़े होंगे, कितने एक लंबे होंगे, और उनका घनत्व कितना होगा, उनकी डेंसिटी कितनी होगी, तथा उनकी पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। 4 रूपों में। सबसे पहले होते हैं पक्षाभ मेघ, दूसरे होते हैं कपासी मेघ, तीसरे होते हैं स्तरी मेघ, और उसके बाद में चौथे होते हैं वर्षा मेघ। ये 4 प्रकार के बादल। पक्षाभ मेघ होते हैं ना, उनको सिरस क्लाउड बोलते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं वो। उसके बाद में सबसे उससे नीचे होते हैं ना, जो पक्षाभ मेघ होते हैं ना, वो सफेद सफेद छोटे छोटे है ना, या वाइट वाइट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, वो होते हैं। उसके बाद में कपासी मेघ। ये कपासी मेघ काले रूप में भी हो सकते हैं, काले रूप में या फिर घने कोहरे वाले से, ये कपासी मेघ वाले। उसके बाद में स्तरी मेघ होते हैं, स्टेटस क्लाउड। और जो वर्षा मेघ होते हैं ना, जो वर्षा करते हैं, इनको बोलते हैं वर्षा मेघ, या फिर इनको बोलते हैं निम्बस क्लाउड। नाम ने सुना होगा कभी आपने, निम्बस क्लाउड। और कुमुलो क्लाउड होते हैं ना, कुमुलो क्लाउड, जिनको कुमुलो क्लाउड बोलते हैं, ये वो है कपासी मेघ। जब चक्रवात की आंख बनी थी, और चक्रवात की आंख के दोनों साइड में थे, चक्रवात की आंख की भित्तियां थी, और भित्तियों के जो आंतरिक भाग था, यानी कि उससे भी बाहर वाला भाग, वहां पर थे ये कपासी मेघ, कुमुलो क्लाउड, कुमुलस क्लाउड बोलते हैं वो। मतलब उसके क्लाउड बाद है, में क्या, क्लाउड सर। नहीं कपासी को तो कुमुलस क्लाउड ही बोलते हैं ना। एक होता है कपासी वर्षा मेघ, वो सबसे नीचे होते हैं। जब वर्षा, बादलों के 10 प्रकारों में बांटते हैं ना बादलों को, तो वो उसका निचला ही निचला 10वां प्रकार होता है, उसको बोलते हैं कपासी वर्षा मेघ बादल। और उनको बोलते हैं निम्बो कुंभलस, उनको बोलते हैं निम्बो कुंभलस। उससे ऊपर होते हैं कपासी, कपासी से भी ऊपर होते हैं वर्षा स्तरी बादल, उससे होते हैं ऊपर स्तरी बादल, उससे होते हैं स्तरी कपासी। और ये जो 4 प्रकार है ना, ये निचले बादल होते हैं, जो 250 मीटर या 2500 मीटर से नीचे के नीचे की स्तर होते हैं। जो ऊंचाई की जो पक्षाप मेघ की बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे ऊंचे होते हैं, जिसकी ऊंचाई होती है 6000 से लगभग 20000 मीटर की होती है, यानी कि 6 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये जो पक्षाप मेघ है। ये इसमें लिखा भी है, पक्षाप मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले बिखरे बादल होते हैं, पतले भी होते हैं, बिखरे भी होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूर से हमें दिखाई देता है कि पंख के समान है, छित्रित से होते हैं, जैसे जैसे कोई सिगरेट पीता हुआ, या फिर किसी या फिर जो चिमनियां होती है ना, चिमनियों का जो धुआं एक और छित्रित रूप में हमें दिखाई देता है लंबे आकार में, वैसे होते हैं, बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। ये हमेशा अंडरलाइन करना, ये हमेशा हमेशा ही कैसे होते हैं, ये सफेद रंग के होते हैं, काले नहीं हो सकते ये। तो सबसे ऊपर होते हैं ना, वो पक्षाभ मेघ होते हैं। सर उसके पक्षाब बाद मेघ में पर वो गाना बना है चांद छुपा बादल में, ये वाला पक्षाब मेघ है सर, सबसे ऊपर वाला होता है ना जो।
जो चांद को छुपा लेता है ऊपर, बिल्कुल वाइट वाइट सफेद से बहुत। हाँ, वो है पक्षाब मेघ। उसके बाद में कपासी, कपासी मेघ होते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। अब रुई कैसे होती है? रुई होती है गाढ़े रूप में, एक गांठ सी होती है। मतलब रुई का जब टुकड़ा देखोगे ना आप, तो वहां पर एक गहराई होगी, उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उसमें। तो वैसे कपासी मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। प्राय 4000 यानी 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक, 7000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। छितरे होते हैं, इकट्ठे नहीं पाए जाते। होते तो एक गांठ के रूप में, परंतु दूर दूर पाई जाएगी गांठें सी। छितरे होते हैं तथा इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं। ये चपटे आधार के और चपटे आधार वाले होते हैं। इनका आधार होता है वो चपटा होता है। उसके बाद में स्तरी मेघ। हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वो 3 या 4 से आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहीं से ज्यादा मौसम है वो इसी से संपर्क में है। हालांकि सारे के सारे वन किस मंडल में रहे हैं? वो सारे सौभ मंडल में, 12 किलोमीटर ऊंचाई तक। सतरी मेघ, इन सतरी मेघों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं, सतरी बादल। ये सतर में पाए जाते हैं, स्तरों में, जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। आकाश में बहुत बड़ा क्षेत्र नापते हैं, ये बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः ज्यादातर या तो उष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान तथा हवा के आसपास आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। या तो क्या होता है, उष्मा का ह्रास हो, या फिर अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित हो जाने से ये बन जाते हैं। उसके बाद में है वर्षा मेघ। इसको तो इम्पोर्टेंट ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को, इसके अलावा पेड़ पौधे को प्रभावित करने वाला ये वर्षा मेघ। वर्षा मेघ, इन वर्षा मेघों को और क्या बोलते हैं? निम्बस क्लाउड बोलते हैं। निम्बस, निम्बस क्लाउड। वर्षा मेघ काले, थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे पीछे कोई भी ऐसा बादल नहीं आया जो काले रंग का हो। आमिर खान का मूवी थी ना वो, गिनने गिनने फिर आए, घन घन घोर बादल आए। तो वो काले बादल थे, वो शायद लगान मूवी में था ये। तो काले व गहरे स्लेटी रंग के, दो ही रंग आ सकता है, काले हो सकते हैं, गहरे स्लेटी रंग के हो सकते हैं। ये मध्य स्तरों पर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी कि इससे निकल ही नहीं सकती किरणें। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को भी छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे, वर्षा मेघ होते हैं ना, वो मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये मूलतः, ये 4 मूल रूपों में बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों से बादलों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आते हैं कि ऊंचे बादल, पक्षाप। बादलों की प्रकार बताए हैं कि ऊंचे बादलों में किस किस को शामिल करेंगे। ऊंचे बादलों में पक्षाब को, पक्षाब सतरी को और पक्षाब कपासी को, ये 3 बादल है। इसके साथ में एक नाम ध्यान रखना, इसके साथ में पक्षाब ही लग रहा है, पहले पक्षाब लग रहा है, बाद में पक्षाब नहीं है। पक्षाब, पक्षाब सतरी और पक्षाब, पक्षाब कपासी, यह ऊंचे बादल। उसके बाद में मध्यम ऊंचाई वाले बादल, इसके साथ में सतरी मध्य और कपासी मध्य, शब्द दोनों ही मध्य वाले लगते हैं। तो सतरी मध्य और कपासी मध्य, 2 बादल है इसमें, मध्य वाले। इसके बाद में कम ऊंचाई के बादल, तो न्यूनतम ऊंचाई पर पाए जाते हैं, वो है सतरी कपासी, सतरी वर्षा एवं कपासी वर्षा में। ये 3 बादल मुख्य रूप से है। सतरी वाले, सतरी वाले हैं वो निचले स्तर पर पाए जाते हैं। तो सतरी कपासी भी हो सकते हैं, सतरी वर्षा भी हो सकते हैं, सतरी कपासी भी हो सकते हैं। कपासी वर्षा में एक बात ये है। असल क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा बादल है वो ऊंचे बादलों की श्रेणी में नहीं आता, या फिर कम ऊंचाई वाले बादलों की श्रेणी में नहीं आता। उसके बाद में वर्षण, प्रेसिपिटेशन। स्वतंत्र हवा लगातार संघनन की प्रक्रिया से संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। संघनित जो कण होते हैं ना, उनके आकार को बड़ा करने में मदद करती है। क्योंकि एक मोलिक्यूल्स होते हैं, एक कण होता है ना, उसके ऊपर जो जलवाष्प की एक बूंद होती है ना, बहुत ही बारीक, वो धूल के पराग के जो कण होते हैं ना, उनके ऊपर बैठकर परिवहन करती है।
जो जलवाष्प की बूंदें होती हैं, तो वो एक दो मिलकर और कुछ बूंदें इकट्ठा मिलकर जिसका निर्माण करती है ना, उसका बात कर रहा है ये। स्वतंत्र हवा में लगभग लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों का आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध, हवा या वायु का जो प्रतिरोध है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, उसको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, या फिर जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद, यानी कि जलवाष्प होगा, उसका संघनन होगा, उसके बाद नमी से के मुक्त होने की अवस्था, जो नमी होती है वो मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है, यानी कि जो भाप बनकर ऊपर उठा है और कुछ ऊंचाई पर जाकर इस उष्मा थी वो निकल गई। अब उसके बाद में जो जलवाष्प था ना, जो भाप थी, वो दो चीज में कन्वर्ट होगी। वाष्प या तो जल में कन्वर्ट होगी या फिर वो बर्फ में कन्वर्ट होगी। तो वो कहना चाहता है कि वर्षण होता है, यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तब उसे वर्षा कहते हैं, जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है। तथा वर्षण हिमतूल, तब वर्षण हिमतूल के रूप में होता है, उसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोण रवों, जो नमी होती है उस नमी के कारण क्या है कि षटकोण रवों के रूप में निर्मुक्त होती है, उसे रवे हिमतूल का निर्माण बनते हैं। असल में वो बर्फ या क्रिस्टल बनने की जो संरचना है ना, उसके बारे में जिक्र करता है कि नमी षटकोणीय, जो 6 कोणों वाली होती है, रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। और ये रवे जो उन पानी के अंदर बीच में जो बने हैं क्रिस्टल, ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। और वर्षा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकारों में सहिम वृष्टि, वर्षा के साथ में वृष्टि, यानी कि ओलों के साथ में भी वृष्टि, सहिम वृष्टि, तथा कर्कापात, अकेले गड़े पड़ना या फिर तो ओले पड़ना, वो कर्कापात। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही रहता है। कर्कापात की बात कर रहा है कि यदा कदा ही है, और किसी समय विशेष की बात है कि तब तब जिससे ओढ़ों का निर्माण हो। बाकी सहिम वृष्टि हो सकती है, यानी कि हिम भी है और पानी भी है, इस कारण से सहिम वृष्टि, उसके साथ में बर्फ के साथ में वृष्टि हो रही है, सहिम वृष्टि भी हो सकती है। सहिम वृष्टि जमी हुई, ये कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि सहिम क्या होता है, सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं तथा पिघली हुई बर्फ की पानी की जमी हुई बूंदें भी है। जमाव बिंदु के तापमान, जो औसांक बिंदु है 0 डिग्री से डाउन है, जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए जल पर गिरती है, तब सहिम वृष्टि होती है। वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, तब इसे सहिम वृष्टि कहते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है, वर्षा की बूंदें होती है जो गर्म हवा से होकर गुजरती है या वहां से होकर निकलती है, तब नीचे की ओर ठंडी हवा से जब मिलती है तो उसमें परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों में छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। दोबारा तो पढ़ना पड़ेगा इसको। कभी कभी वर्षा, कभी कभी की बात हो रही है, कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल के रूप में बादल के बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। जैसे ही ओला पत्थर कहा जाता है, उसे ओला पत्थर कहा जाता है, ये वर्षा के जल से बनी होती है। ठीक है, तो ओला पत्थर होता है ना, वो वर्षा के जल से बनी होती है। तो ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। तो देखो आसमान में जैसे बहुत ऊंचाई से अगर कोई पानी की बूंदें आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अलग अलग परतों से होकर नहीं आएगी। कि आसमान हो सकता है कि 200 मीटर पर तापमान कितना है, फिर 300 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना है, फिर 900 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय भागों में तो 900 मीटर की ऊंचाई पर हो सकता है 20 डिग्री का तापमान हो। उसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय भागों पर 900 मीटर की ऊंचाई पर हो सकता है कि
-5 डिग्री तापमान, और ध्रुवों पर तो -30 डिग्री भी हो सकता है। तो अलग अलग परतें हैं अलग अलग क्षेत्रों में, परंतु उससे जस्ट ऊपर की दिशाओं से, जैसे बादल थे ना 11-12 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी कि 6000 मीटर की ऊंचाई से, अगर वहां से अगर पानी की बूंद आ रही है तो वो अलग अलग परतों से होकर आ रही है। अगर उसके सपेट में अगर बहुत ज्यादा ठंडी परत आ जाए ना, तो वो जो जल की बूंद है ना, वो 100 मीटर की जो परत है उससे होकर गुजरेगी ना, तो वो जल की जो बूंद है ना, वो एक ठोस यानी कि बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा, उसका ठंडी हो जाएगी। वही असल में यही कहना चाहता है कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है या गुजरी है। ये ओला पत्थर एक रूप से एक बर्फ की कई सह केंद्रीय परतों वाले भी होते हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के क्या क्या प्रकार है, के अलावा हमने पढ़ा था पहले, सह वर्षा क्या थी, कर्कापात क्या था। सर एक मोटा मोटा सा मैं बताता हूँ कुछ। अभी हाँ हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वर्षण। वर्षण किसी भी रूप में होता है, मोटा मोटा हम जो बात करते हैं वर्षण को, एक तो वर्षा के रूप में हो सकती है वर्षण। भाई वर्षण का मतलब है कोई चीज बरस रही है, मतलब अब ये पता नहीं क्या है, या तो वो मतलब जल बूंदों के रूप में हो सकता है जो हम देखते हैं वर्षा होती है। एक होती है हिम वर्षा जो बर्फ के रूप में, जैसे हम बता रहे मतलब बर्फ गिरती है, जैसे विदेशों में देखते हैं हम लोग। एक से हिम वर्षा मतलब जल भी बूंद भी गिर रही है उसके साथ और बर्फ भी गिर रही है। और एक होती है काकरा पार जो ओले गिरते हैं अपने यहाँ पे, जिसको ओला पत्थर यूज किया गया, अभी शब्द ऊपर ओला पत्थर पढ़ा हमने। तो ओला मतलब ओला पत्थर उसी को कहते हैं जो पत्थर की तरह वैसे है, क्योंकि बड़ी बड़ी सिल्लियां होती हैं ऊपर से जब ये गिरती हैं, तो वो क्या है जब हवा के घर्षण से और उसके तापमान के हिसाब से छोटे छोटे आके रूप में गिरते हैं। तो हमने पढ़ी अभी वर्षण, वर्षा नहीं पढ़ी। वर्षा तो वर्षण का एक प्रकार है। अब पढ़ेंगे वर्षा। जो जो हम बरसात हमारे यहाँ होती है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ये बता रहे हैं संवहनीय वर्षा, मतलब जो हम भूमध्य रेखा के पास जो वायु ऊपर उठती है वो वाली संवहनीय वर्षा। एक होती है पर्वतीय वर्षा, जितनी और पूरे वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है पर्वतीय वर्षा। जब पवनें सीधी आएंगी और पर्वत से टकराएंगी, वो ऊपर चढ़ेंगी, ऊपर चढ़ने के बाद वो ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के बाद वो बरसात करेंगी। एक ये चक्रवाती वर्षा जो हम चक्रवात की बात कर चुके हैं, या उसी को फ्रंटल बोल सकते हैं। मतलब तीन प्रकार वर्षण के। अब वर्षा को पढ़ेंगे हम, जो जल बूंद की बात एक्चुअल जो वर्षा है ना वो। अब इससे पहले पढ़ा हमने वर्षण, मतलब वो कई रूपों में हो सकता है। जी सर। वर्षा के प्रकार आप पढ़ना सर, एक सेकंड। जी सर। अब पहला पढ़ते हैं हम संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, इसमें क्या है कि वायु है जो गर्म होगी और गर्म होकर अपने साथ आर्द्रता वगैरह लेके ऊपर सीधी लेकिन ऐसी जगह होगी जैसे भूमध्य रेखा का आसपास कुछ है, तो ठीक है। संवहन के माध्यम से, ये पहले हम इस शब्द को पढ़ चुके हैं। ये कहते हैं कि हवा गर्म होने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था कि जल वाष्प और वायु, जो नॉर्मल वायु होती है उसमें से हल्की कौन सी होगी? हल्की होती है गैस। और ये जो जलवाष्प होता है ना, गैसीय रूप होता है उसका, ठीक है। तो हम इसको हल्की मानते हैं, ठीक है, वायु के मुकाबले, इसलिए हल्की होकर ऊपर उठेगी ये, ठीक है। ये कहता है कि हवा गर्म होकर होने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, और फैलने के बाद में तापमान के कम होने से ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है, आपको पता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। ऐसे ये जब धीरे धीरे ऊपर जाती है वहाँ ठंडी हो जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है। संघनन कब होगी? जब वो जल वाष्प था वो किस में बदल गया? जल में, जल की बूंदों में, पानी में बदलेगा। ये जो प्रक्रिया इसको संघनन बोलते हैं हम। ये कब होगा? जब ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाएंगी उस टाइम, ठीक है। परिणाम संघनन की क्रिया होती है, ठीक है। तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। कहाँ पर? जहां पर इस संवहनी वर्षा होगी, मतलब वहां लगभग कपासी बादल बनेंगे, ठीक है। गर्जन होगी, बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होगी, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती रहती है, मतलब हो जाती है कभी कभार जब दिन का गर्म ज्यादा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि यार आज तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा तापमान ऐसा लग रहा है, थोड़ी बहुत बरसात होगी, तो थोड़ी बहुत हो जाती है वो कंडीशन में। ये कहता है कि विषुवतीय क्षेत्र या खासकर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपियों के भीतर प्राय ये होती है। संवहनी वर्षा मैंने आपको बताया ज्यादातर कहाँ होती है? ये होती है अपने कहाँ पर? भूमध्य रेखा का आसपास, क्योंकि वहां संवहन के माध्यम से जो वायु है, पवन है, वो क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। तो वहां पे लगभग आप दिन में देखोगे ना, तापमान का आधार तो वहां बरसात नॉर्मल थोड़ी थोड़ी देर बाद में रुकती रुकती आती रहती है। कोई भी मौसम हो लगभग आपको संवहनी वर्षा मिल जाएगी।
संवहनी वर्षा ऐसा नहीं है कि कहीं दूर से पवन आएगी, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास क्योंकि तापमान ज्यादा होगा, वहां पे जो भी जल वाष्प होगा उसको ग्रहण करके ये ऊपर जाएंगे, ठंडी होगी। तो दिन में जब भी आप कभी घूमने जाओगे, कभी जैसे आप कई जगह है, खैर अलग अलग जगह पड़ेंगे, भूमध्य रेखा के पास कहीं भी आप जाओगे ना, जब जैसे हम ब्राजील के जो अमेजोन जंगल है वहाँ पे जो जो भी ये क्षेत्र आ जाता है भूमध्य रेखा का, वहाँ पे बरसात होती रहती है दिन में, क्योंकि ताप की वजह से, तो संवहनी वर्षा बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। तो मैंने आपको बता दिया पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। अपने इंडिया में जो बरसात होती है, जब वो मानसून आता है तो पश्चिमी घाट से टकरा कर देखो कितनी अच्छी बरसात करता है, पश्चिम घाट के पश्चिम की तरफ कराता है, लेकिन क्योंकि वो इधर से तो आ ही रही है। उसके बाद में जब हम जाएंगे, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात पता है कहाँ होती है? मेघालय में। और मेघालय में पता है गारो खासी जो जयंती है ना, चेरापूंजी नाम सुना होगा आपने, दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां पे। क्यों होती है? क्योंकि जब यहाँ से जब भी आर्द्रता लिए हुए पवन वहां जाती है ना, तो आप देखोगे नहीं बांग्लादेश वाली, ये जो बांग्लादेश के बाद में जो कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे मेघालय की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, इनके बीच में वो जो पवन है ना वो फंस जाती है, और फंसने के बाद में वहीं पे घूम घाम के वो वहीं पे बरसात कराती है। तो अब आप सोचो, दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात अपने इंडिया में होती है, मेघालय में। कभी मौका लगे तो जरूर जाना, और जरूर छाता वगैरह जो भी लेके जाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम पर्वतीय वर्षा की। जब संतृप्त वायु की सनहती पर्वतीय ढाल पर आती है, मतलब ये कह रहा है कि जो वायु सनहती, मतलब वो वायु राशि की बात कर रहा है। वायु राशि को हमने पढ़ा था ये सब चीजें। तो वायु राशि जो होगी जितनी भी वो, लेकिन वो कैसी होगी? वो सनहती मतलब किसके ढाल के सहारे आती है। ठीक है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि भाई इसके जो हम देखते हैं, अगर जैसे अपन अरावली को पढ़ते हैं ना, उससे समानांतर है किसके? जब हमारी मानसून आता है ना, अरब सागर की शाखा का जो आता है, उससे समानांतर, उसको रोक ही नहीं पाती, इसलिए राजस्थान बरसात नहीं होती। अगर ये ऐसा होता ना थोड़ा उल्टा, तो ये बहुत अच्छी बरसात होती। लेकिन इसके मुकाबले जब बंगाल की खाड़ी से घूम कर आता है, तो वो अरावली टकरा के पूर्व की तरफ बरसात करा दी थी। उसी तरीके से बता रहा है ये कि जैसे जैसे ये ऊपर उठती है, ये फैलती है, तापमान गिर जाता है, और तापमान गिरने की वजह से आर्द्रता संघनित हो जाती है। आपके दिमाग में आना चाहिए संघनित क्या होता है, जब जल वाष्प को किसे बदलेगा? जल में। ठीक है, इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि ये पवन अभिमुखी होता है, मतलब पवन जिस साइड से आ रही है ना, और जिस साइड से ये पर्वत से टकराएगी उसी साइड ये बरसात अधिक कराएगी। इसलिए हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है ना, वो वृष्टि छाया बोलते हैं, मतलब वहाँ बरसात कम होती है उसके मुकाबले। किसके मुकाबले? जो अपन पश्चिमी जो पढ़ते हैं उसके जस्ट पश्चिम में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कहते हैं पवन मुखी ढाल पे ही ज्यादा अधिक बरसात होगी, जिस साइड वो टकराएगी। ठीक है, इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है। भाई पर्वत पर चढ़ने के बाद में ज्यादातर इसने बरसात जो अपनी आर्द्रता को खो दिया, और थोड़ी बहुत रही होगी तो इसमें बरसात तो इसने करा दिया। अब ये दूसरे ढाल पे पहुंच गई, पर्वत के दूसरे साइड, वे नीचे की ओर उतरती है। भाई पवन चढ़ी है तो वापस उतरेगी भी। ठीक है, जो इसका तापमान बढ़ जाता है, देखो जब हम, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए, जब भी हम ऊंचाई पे जा रहे थे तो तापमान कम होता है कि नहीं होता? 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान कम होता है ना, 1 सेंटीग्रेड। इसी तरीके से जब पवन ऊपर चढ़ती है शुरू में, तो तापमान कम हुआ तो ठंडी हुई संघनन हुई तो बरसात हुई। लेकिन जैसे ही वो दूसरी साइड उतरेगी, बरसात मतलब वो पवन है, वो घर्षण की वजह से वो क्या होगी? वो गर्म होने लग जाएगी, तो तापमान बढ़ने लग जाएगा। तब इसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब जब दूसरी साइड उतरती है ना, तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तापमान से गर्म हो चुकी है। ठीक है, एवं इस प्रकार, जो ये प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन होते हैं, क्योंकि इसकी आर्द्रता थी। जो पवन मुखी ढाल था ना, जो अभिमुख ढाल बोलते थे जिसको, वहां पे बरसात हो गई, पूरी आर्द्रता को तो खत्म कर दिया। जैसे दूसरी साइड ये उतर रही है तो गर्म हो गई, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आ गई इसके अंदर। अब आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आ गई, तब ये वर्षा तो करा ही नहीं सकती। तो वही बता रहे हैं कि वर्षा विहीन होगा दूसरा क्षेत्र होगा जो। ठीक है, ये कहते हैं प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र। अच्छा, प्रति पवन ढाल कौन सा कहा है? दूसरे वाले को, जो दूसरा ढाल था ना उसके लिए, जिसमें कम वर्षा होती है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र के पूछ लेता है, ये छाया का क्षेत्र है, वृष्टि मतलब बरसात का, तो ये बरसात जहां पर नहीं होती और दूसरी साइड होती है पवन, एक तो अभिमुख ढाल होता है, एक विमुखी दूसरा ढाल होता है जो। ठीक है, ये कहते हैं कि यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये स्थल पे ही तो होते हैं पर्वत वगैरह ज्यादातर, तो इसके नाम से पर्वतीय वर्षा भी बोलते हैं इसको, और स्थलीय वर्षा भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम
क्या पढ़ चुके हैं? संवहनी वर्षा पढ़ चुके हैं, हम पर्वतीय वर्षा पढ़ चुके हैं मोटे मोटा। अब हम पढ़ेंगे चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात पढ़ चुके हैं। अब आप में हमें ये बताइए, बहिरुष्ण चक्रवात कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय होते हैं या शीतोष्ण वाले होते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण वाले, बिल्कुल जी सर। तो ये कह रहे हैं कि आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि बहिरुष्ण कटिबंध चक्रवात तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। चक्रवात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी वर्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें। तो कृपया करके अगर जिसको थोड़ा समझ नहीं आया उसको वापस जाना पड़ेगा। इस अध्याय में इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया, वैसे मैंने मोटे मोटा आपको बता रखा है। चक्रवाती वर्षा कब होगी? चक्रवाती वर्षा जब होगी जब कहीं भी चक्रवात के बीच में, जहां भी चक्रवात बने वहां बीच में कैसा होगा? निम्न वायु दाब का केंद्र होगा, निम्न वायु दाब का केंद्र होगा। हवाएं परिधीय क्षेत्र से केंद्र की तरफ चलेंगी, चलेंगी, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पर ज्यादा बनते हैं भाई? अब बात कर रहे हैं हम, इसमें बहिरुष्ण की बात कर रहा है, मतलब मैं एक बार कौन रिपीट से? कर दूं क्या इसको? जी सर, जी सर। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात जी को मैं जी, एक बार बिल्कुल रिपीट कर बिल्कुल। देता हूँ बड़े। पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंध चक्रवात, जो उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों पर स्थित है। 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ लगभग है, 5 डिग्री या उससे ज्यादा है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग है वो उष्ण कटिबंध है। हालांकि यहाँ अक्षांशों से संबंधित है, मुख्यतः इतना ही है कि उष्ण कटिबंध का ही क्षेत्र देखना है। परंतु कुछ चक्रवात होते हैं वो उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होकर शीतोष्ण कटिबंध में जाकर लैंडफॉल होते हैं, तो वो उष्ण कटिबंध के ही कहलाएंगे वो, चाहे वो क्षेत्र किसी में चले जाए। वो जहाँ फ्रंटोजेनेसिस यानी कि जहाँ पर वो मिलते हैं। बात हो रही है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मुख्यतः इनका जो क्षेत्र होता है ना वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ होता है, या 5 से 30 के बीच में होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पवनें चलती है ना वो व्यापारिक पवनें चलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो वातागर होते हैं ना, ये वातागरों का निर्माण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में बनता ही नहीं है, ये वातागर नहीं बनाता है। उसके बाद में मुख्य बात क्या होती है, जो चक्रवात होता है ना उसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आंख होती है उसकी, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आंखें नहीं होती है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होती है ना, उसमें जो ऊर्जा होती है ना, जो फोर्स होती है, वो संघनन की गुप्त गुप्त उष्मा से लेकर आता है, वो फोर्स होता है। यानी कि वो समुद्र में उसका 100% जो जमाव होगा या जो निर्माण होगा ना वो समुद्रों पर होगा, और समुद्र के द्वारा वहां पर जो भी संघनन या जो जलवाष्प के अंदर जितनी भी ऊर्जा है ना वो वहां से चार्ज होगा। जैसे वो स्थल पर आएगा, स्थल पर कहीं भी वनस्पति जलाशय मिलेगा तो वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। हालांकि वो लैंडफॉल होना चाहिए उसका, परंतु वो कितनी दूरी पर होता है वो आगे की बात। तो वो पूछता है कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की उसने, तो उसने ऊर्जा प्राप्त की संगठन की गुप्त उष्मा से। उसके बाद में इसका जीवन अवधि होती है, जीवन काल होता है। और जीवन काल होता है लगभग 2 से 7 दिन या हफ्ते 5-7 दिन का होता है। और इसका आकार कितना बताया था? इसका आकार बताया था लगभग 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। हालांकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मात्र 30% ही है ये, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं 1900 किलोमीटर के, 2000 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं वो, परंतु ये तो मात्र 80 से 300 किलोमीटर तक का ही होता है। और इनका जन्म होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है ना वो महासागरों में होता है। और कम समय में भारी वर्षा करना इनकी प्रमुख विशेषता होती है। और जो विनाश होता है ना वो लैंडफॉल करता है ना उस समय करता है ये विनाश। महासागरों में कैसा विनाश करेगा? सागरीय वनस्पति का कर सकता है, अलावा जो लैंडफॉल करेगा ना उससे पहले ये तटों पर भयंकर विनाश करता है। इसकी जो स्पीड होती है ना वो स्पीड होती है 50 किलोमीटर या 48 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है ये। पवने होती है ना, जो पवने जो इसमें वो होती है बेरो बेरोट्रोफिक ढाल वाली होती है, समान ताप वाली बेरोट्रोफिक ढाल वाली होती है। इसकी आकृति ज्यादातर होती है ना वो वी आकार की होती है, परंतु जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना उनकी भी आकृति वी आकार की ही होती है। इसके अलावा गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, तो वो भी इसी की सेम ही है, दोनों की सेम ही आकृतियां है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा इसकी गति किस तरफ करता है? ये उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, या पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर? तो इसकी गति बताई हुई है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होती है ना वो गति किस दिशा की ओर करते हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। यानी जैसे सूर्य उदय होता है ना पूर्व में और पश्चिम की तरफ अस्त होता है,
उसी प्रकार ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। परंतु जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होती है ना, वो पछुआ हवाओं के ज्यादा चपेट में आती है, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर ज्यादा गति करती है। ठीक है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे ही गति करते हैं ना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो इनके साथ में दो दिशाएं इसके साथ में जुड़ जाती है। एक तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दो दिशाएं हो जाएगी। उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हालांकि मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात कर रहा है वो, न शीत कटिबंध के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वहां तो ऊर्जा है ही नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो पाए जाते हैं ना, वो 35 से 65 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, 35 से 65 के बीच में। ज्यादातर जो हवाएं चपेट में लेती है ना, वो लेती है पछुआ पवने, और 99% या 100% इनके बीच में क्या बनते हैं, वातागर बनते हैं, क्योंकि ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवा और भूमध्य रेखा से जाने वाली गर्म हवा, दोनों जब आपस में बनते हैं ना, फ्रंटल का निर्माण कर लेते हैं और वातागर का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही वातागर का निर्माण होता है ना, तो यहाँ पर आंख का विकास नहीं हो पाता है। तो इस कारण ये कहते हैं कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उसमें आंख या चक्षु का विकास ही नहीं हो पाता है। हालांकि ये ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करता है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था ना, वो तो ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से ले रहा था, परंतु जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है ना, वो उष्मा ले रहा है, या फोर्स जो ले रहा है ना, वो वातागर के ग्रहण करने से ले रहा है। जैसे ही वातागर बढ़ेंगे ना, उनसे ही ये उष्मा ग्रहण करता है, उतनी ही करता है। इसका जीवन काल 1 महीने का होता है अधिकतम, न्यूनतम 10 दिनों का या 7 दिनों का, 8 दिनों का न्यूनतम होता है, छोटे से छोटा 7 दिनों का देखा गया है। ज्यादातर है वो 1 महीने से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, 30 दिनों तक ये जीवन काल, जिंदा रह सकते हैं 30 दिनों तक। एक बार बनने के बाद में 30 दिनों तक जिंदा रह सकता है वो। और उष्ण कटिबंधीय ज्यादातर 7 दिनों में ही समाप्त होने की ज्यादातर है। उसके बाद में इसका आकार है इसका 1040 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक, यानी कि 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, बड़े बड़े शब्दों में बोले तो इसका आकार है। इतने क्षेत्र को फैल कर चलता है। बाकी तो आरिफ सर ने बताया था, और उस पर भी चर्चा हुई थी कि इसका जन्म स्थल और महासागर दोनों पर भी होता है। उसका तो केवल जलीय भाग पर होगा जन्म, इसका जन्म होगा महासागर या महाद्वीप दोनों स्थानों पर होगा। और लंबे समय में हल्की वर्षा करना, लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी वर्षा करना इसकी प्रमुख विशेषता है। परंतु उष्ण कटिबंधीय की कम समय में भारी वर्षा करना उसकी विशेषता है। विनाश के बारे में पूछे तो ये तटीय तथा स्थलीय भाग दोनों पर ही विनाश करता है। इसकी गति होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। उसकी तो 120 किलोमीटर हाईएस्ट थी प्रति घंटे की रफ्तार से, परंतु इसकी तो 50 ही नहीं क्रॉस कर पाती है। ये होती है लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के लमसम रहती है इसकी, 32 किलोमीटर या 48 किलोमीटर छोटी क्लास। उसके बाद में पवने हैं, वो पवने कैसे चलती है, असमान ताप वाली, क्योंकि इसमें तो तापमान होता है ना वो असमान होता है, क्योंकि ध्रुवों से भी जो आती है ना वो तो ठंडी होती है, और भूमध्य रेखा से जाती है ना वो गर्म होती है। तो दोनों जहां पर मिलती है ना, तो एक तो अधिक ताप वाली होगी, एक न्यून ताप वाली होगी। जब दोनों मिलती है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो ताप रेखाएं होती है ना, वो असमान होती है। और असमान को क्या कहते हैं, बेरोक्लिनिक बोलते हैं। तापमान की जो रेखाएं होती है ना, वो बेरोक्लिनिक होती है। बाकी इसका शेप है गोलाकार, अंडाकार, वी शेप का, दोनों प्रकार से हो सकता है। मुख्यतः रूप से आपको ध्यान रखना है कि यह गति किस दिशा से किस दिशा की ओर कर रहा है। दिशा में गति करने के लिए ये पहले देखना पड़ेगा कि किन हवाओं के चपेट में आता है। ये हवाओं के चपेट में आता है पछुआ हवाओं के, और पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध की अलग है और दक्षिणी गोलार्ध की अलग है। उत्तरी गोलार्ध की चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की चलती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और एक दिशा पूछे ना, तो वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। धन्यवाद। हाँ जी सर। नेक्स्ट करते हैं। ये कहते हैं संसार में वर्षा का जो वितरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न रूप में होती है तथा यह अलग अलग मौसम में भी होती है। सामान्य तौर पर हम जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर तरफ जाते हैं, कहां से, विषुवत वृत्त से कहां जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाएगी, क्योंकि
जो आर्द्रता की जो क्षमता वो जहाँ रहेगी ज्यादा वहीं पे तो होगा जहाँ पे आर्द्रता होगी जी, मतलब ठीक है। ये कह रहा है कि विश्व के तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। क्योंकि तट के पास अधिक वर्षा इसलिए होगी क्योंकि जो भी वायु होगी वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और जितनी अंदर तक जाएगी महाद्वीप में वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि अपेक्षाकृत अपेक्षा अधिक होगी। ठीक है, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा, स्थल भागों की अपेक्षा महासागरों पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि वहां का पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। अपन नॉर्मल सी बात है कि भाई जितना जल वाष्प वहीं से ग्रहण करेगी जहां जल होगा तो वहीं पे ज्यादा बरसात होगी। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, मतलब ये लगा लो आप उसी पेटी की बात कर रहा है कौन, ये लगा लो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा है, उसके बीच बीच की बात कर रहा है। अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और इससे ऊपर जाएंगे तो पश्चिम की तरफ ये है घटती जाती है। तो कह रहा है भाई ठीक है। अच्छा आप समझो, जब हमने पेटियां पढ़ी थी, आप ये समझो 30 से 35 से व्यापारिक पवन चल रही थी। व्यापारिक पवनों की दिशा हमेशा पूर्व की तरफ से होती है, लगा लो। अब चाहे उत्तर पूर्व से हो उत्तरी गोलार्ध में, और चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो दक्षिण पूर्व से। ठीक है, और ये पश्चिम की तरफ जाएंगी, यानी कि या तो उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगी। व्यापारिक पवन हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसा समझ लो आप मोटा मोटा जो हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर अधिक वर्षा कहाँ होगी, मतलब पूर्वी तटीय जो क्षेत्र होते हैं उन पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि व्यापारिक जो पवन है वो किस तरीके से चल रही है उसके माध्यम से। ठीक है, ये कह रहा है कि पश्चिम तरफ ये धीरे धीरे घटती चली जाएगी। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश पर पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर। अब आप देखो पछुआ पवन है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है लगभग। भाई थोड़ा घुमा हुआ आपको मैंने बता दिया। जैसे उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, तो पछुआ पवनों की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो जब होगा तो वो मतलब महाद्वीपों को पश्चिम साइड ही टकराएगी ये पवने, तो इसलिए वो पश्चिम पे ज्यादा अधिक बरसात करेंगी, पछुआ पवने होती हैं। तो इसलिए कह रहा है इन अक्षांशों पर पश्चिम किनारे साइड अधिक वर्षा होती है, तथा यह पूर्व की तरफ क्या हो जाती है, घटती चली जाती है वर्षा। ठीक है, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, जो पहाड़ है वो तट के समानांतर है, मतलब तट के साथ साथ है। जैसे हमने पश्चिमी घाट जैसे पढ़ा था। जी सर, जैसे पश्चिमी हमने घाट पश्चिमी है, घाट। इसके अलावा एंडीज है, हम्म, इसके अलावा रॉकी पर्वत श्रृंखला है, हम्म, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी है, उसका ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय प्रदेश है, उसमें जो पर्वत श्रृंखला है, उसका क्या था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हम्म, एक वो पूर्वी था। हाँ ठीक है। ठीक है, वहां वर्षा की मात्रा पवन अभिमुख ढाल होगा, मतलब पवन मुख से जो सामने आ जाती है तटीय वो। ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तटीय मैदानी में अधिक होती है, अतः यह प्रति पवन, मतलब दूसरी दिशा की बात कर रहा है, दिशा की ओर ये तरफ घटती जाती है। ठीक है, ये कहते हैं कि वार्षिक वर्षण कुल मात्रा के आधार पर, जो वार्षिक वर्षण की बात करें ना, मतलब पूरे वर्ष की वर्षा की बात करें, कुल मात्रा के आधार पर विश्व की जो मुख्य वर्षा है वो प्रवृत्ति को निम्न रूपों में पहचाना जा सकता है। जो पूरे विश्व की अगर हम बरसात को देखें तो ये नीचे नीचे मुख्य रूप से बता रखी है कि बरसात कैसे हो, जैसे बता रखा है। विषुवतीय जो पट्टी होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों के वायु की ढाल पर, तथा मानसूनी वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है। अब दो चीज बताई इन्होंने, एक तो जो मानसून वाली पवनें आती हैं जैसे इंडिया में आती है अपने। ठीक है, अब मानसूनी पवनें कैसे आती हैं, इनका एक अलग तरीका होता है। जब अपन पूरे मानसून में पढ़ेंगे ना इंडिया को, ये अब आप वैसे तो कहोगे कि यार मतलब ये तो उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया, और ये व्यापारिक पवनों के रूप में आनी चाहिए, भाई उधर से आनी चाहिए बरसात तो, भाई मानसून, लेकिन इधर से ही क्यों आ रहा है? जब हम पढ़ेंगे ना, जब सूरज उत्तरायण हो जाता है ना सर, तो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है ना, वो उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही पवन पहुंचेंगी, और हमारा फेरल का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो दाईं ओर मुड़ते ही फिर ये दाईं ओर मुड़ के जब भारत की तरफ ऐसे, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जब भारत में आती है ये पवनें, ये व्यापारिक पवन ही होती हैं। तो ठीक उसके बारे में बता रखा है सर ये। तो भाई पवनों की ढाल वगैरह ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। ये अगर मानसून होने वाले क्षेत्रों के तटीय क्षेत्र बता जो प्रति 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, और इंडिया में भी जहां अधिक बरसात होगी 200 से प्लस मानते हैं हम, नोट मोटा मोटा जो मानते हैं हम।
ये कहते हैं महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रति वर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भाई तटीय क्षेत्रों पर हम जो पढ़ा है अभी 200 प्लस, और जब अंदर जाएंगे हम इंडिया को ही मान लो, आप चाहे देख लो, अंदर जाएंगे तो 100 से 200 हो जाएगा लगभग। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। कहाँ पर? महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा मात्रा मध्यम होती है। इसको बताएंगे कैसे। ये कह रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग में, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके केंद्रीय भाग में तथा शीतोष्ण के पूर्वी भाग के भीतर जो भागों में वर्षा की मात्रा बहुत कम रह जाती है। अब ये कह रहा है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो उनमें जो उनका केंद्र है, केंद्र की बात कर रहा है, वहां वर्षा कम हो। केंद्र में वो अपन जैसे वो पढ़ते हैं ना चक्रवात, चक्रवात में देखते हैं तो केंद्र में कभी बरसात नहीं होती। उस तरीके से कुछ परिस्थितियां बनती हैं, और जैसे भीतर जाएंगे इतने धीरे धीरे कम बरसात होती चली जाएगी, 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक हो जाती है। ठीक है। ये अगर महाद्वीप के भीतर भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा से जो कम होगी उसको अपन अर्ध शुष्क और शुष्क में ले जाते हैं ना, जैसे राजस्थान पढ़ते हैं उस तरीके से। इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवत की पट्टी और तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। एक तो कहां पर? विषुवत की पट्टी में, और एक ठंडे जो समशीतोष्ण, क्योंकि वह जो ठंडे समशीतोष्ण वो बर्फ के रूप में वैसे वर्षण होती रहती है नॉर्मल थोड़ा बहुत। दो चीज बताई इन्होंने। अब इसके क्वेश्चन दे रखे हैं सर कुछ मैं मानव इसके के बारे में लिए। एक बार एक सेकंड मैं जी इसके बारे में बता दूं कि वर्षा की जो समस्या है या वर्षा का जो वितरण है पूरे विश्व में देखा जाता है कि कौन से कहाँ पर जो पेटियां हैं। कई बार तो हम कह देते हैं कि व्यापारिक पेटी है, फिर इसके अलावा वहां पर ही हम कह देते हैं कि मानसूनी भी पेटी। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा की पेटियां हैं वो भूमध्य रेखा पर डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा न्यूनतम पेटियां हैं वो कई बार कह देते हैं कि जो महाद्वीप का पश्चिमी इलाका है चाहे वो उष्ण का हो शीतोष्ण का हो वहां पर कम आएगी। परंतु वही बात है ना, वो शीतोष्ण कटिबंध में अलग हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिमा पवनों के कारण ज्यादा वर्षा ले लेता है। और उष्ण कटिबंध में कह देते हैं कि महाद्वीपों का पूर्वी किनारा है वो व्यापारिक पवनों से ज्यादा वर्षा ले लेता है, और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वर्षा कम होगी। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि असल में बात क्या है कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फिर क्या क्या बातें हैं वो वर्षा को जो प्रभावित करती है। जो विश्व की बात कर रहा हूँ मैंने, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वर्षा में जो वितरण का प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो है एक तो अक्षांश, एक है किसी क्षेत्र की ऊंचाई, एक है कि वहां पर जो जिस क्षेत्र की हम गणना करेंगे, जिस भी क्षेत्र पर जाकर हम टिक मार्क करेंगे वहां के प्रचलित पवने वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा वहां का जो महासागर है ना, वहां पर जो चलने वाली ठंडी गर्म धारा है या जल गर्म धारा है, वो जल धाराएं भी वहां पर के जो वर्षा है ना उस पर प्रभावित करेगी। उसके अलावा 5 नंबर है समुद्र तल से दूरियां कितनी है, कौन सा क्षेत्र, जैसे अफ्रीका का आंतरिक भाग है या अफ्रीका का बाहरी भाग है, अफ्रीका का पूर्वी भाग है या पश्चिमी भाग है, तो समुद्र तल से दूरी कितनी है वो भी करेगा। 6 नंबर पर है कि जल एवं स्थल की स्थिति क्या है, कोई महाद्वीप के चारों तरफ जल है या किसी महाद्वीप के दोनों तरफ ही जल है, या फिर कोई महाद्वीप है जल से पेट में ही नहीं है। इसके अलावा 7 नंबर का पॉइंट है कि वहां की जो पर्वत श्रेणियां है ना वो कैसी है, उत्तर से पश्चिम की ओर है इसका विस्तार या पूर्व से पश्चिम की ओर है। मानसून आ रहा है तो उसके चपेट में आकर उसको रोक रहा है या उसके समांतर चल रहा है, या फिर उसका पवनाभिमुखी ढाल बना रहा है या पवनाभिमुखी ढाल बना रहा है। तो उतरते वक्त और नीचे ढलते वक्त ये छोटी छोटी 7-8 दशाएं हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि विश्व में जो जैसे वायुदाब पेटियां 7 थी ना, उसी प्रकार विश्व में वर्षा की 6 पेटियां हैं। 6 पेटियां हैं, उन 6 पेटियों में वर्षा का वितरण देखा जाता है। 6 पेटियां कौन कौन सी है? सबसे पहली पेटी तो आपको 100% पता है, अत्यधिक वर्षा वाली पेटी। इसका विस्तार है 0 डिग्री 10 से लेकर 0 डिग्री 10 नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में भूमध्य रेखीय। यहाँ की जो वर्षा है ना वो न्यूनतम है 175 सेंटीमीटर, अधिकतम है 200 सेंटीमीटर, यानी कि 175 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और सबसे ज्यादा वर्षा यही करता है। परंतु यहाँ पर वर्षा का प्रकार कैसा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रकार देखा जाता है ना वो है समहनीय वर्षा। इसमें एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि 0 डिग्री नॉर्थ या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, ज्यादातर समहनीय प्रकार की वर्षा है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर चक्रवातीय दशाएं भी पाई जाती है।
मेघ गर्जना पाई जाती है, तड़ित झंझा पाई जाती है जो बिजली थंडर स्टॉर्म है। और दोपहर के बाद की जो वर्षा है ना, यानी कि दोपहर के बाद में क्या है कि सुबह से लेकर दोपहर तक है ना, उच्च तापमान रहने के कारण क्या है, अधिक अत्यधिक जो जलवाष्प होता है वो संग्रहित हो जाता है। तो दोपहर के बाद की वर्षा जो होती है ना, वो इनका नाम कहलाते हैं। यानी कि अगर आपसे अगर पूछ लेना कि पूरे विश्व में दोपहर के बाद की वर्षा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो वो है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इसमें ज्यादातर क्षेत्र कौन से आते हैं जो इस वर्षा के चपेट में आते हैं इतनी वर्षा वाले? इसमें एक तो अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका वाला, इसके अलावा कांगो बेसिन है, इसके अलावा न्यू गिनी है, मेडागास्कर और फिलीपींस है। ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो इस वर्षा के चपेट में आते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पर है व्यापारिक पवन वर्षा पेटी। व्यापारिक पवन वर्षा पेटी ये है तो उष्ण कटिबंध में ही, परंतु इसका अलग से नाम है व्यापारिक पवन वर्षा पेटी। यह 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ दोनों में स्थित है, 10 से 20 के बीच में। और बाकी इसकी हवाएं हैं 2 प्रकार की, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है, वो आपको पता ही है। इसके अलावा ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जो सबसे ज्यादा वर्षा करती है वो कौन सी होती है? वो होती है व्यापारिक वर्षा पवन पेटी होती है वो। इसके अलावा दूसरी अभी आरिफ सर ने बताया कि व्यापारिक पवन जो पेटी थी वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कर रही थी। उसी के साथ में एक और शब्द आया था कि मानसूनी वर्षा पेटी भी इसमें शामिल है। मानसूनी वर्षा पेटी किसमें शामिल है? वो व्यापारिक पवन पेटी में शामिल है। नंबर जो 3 की या नेक्स्ट है वो है भूमध्य सागरीय पेटी। ये असल अलग है। जो भूमध्य सागर है अफ्रीका के जस्ट ऊपर वाला, वहां की एक अलग पेटी बनती है, उसका अलग से ही नाम है भूमध्य सागरीय पेटी। ये 30 डिग्री, कई बार नहीं पढ़ते हम भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ते हैं, तो ये वही है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। ये 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है ना वो 100 सेंटीमीटर होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा करती है भूमध्य सागरीय पेटी, और खट्टे फलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, यानी खट्टे फलों के जीवनदायिनी कहलाती है ये वर्षा। सर्दियों में पछुआ पवनों से वर्षा करती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, ये पछुआ पवनों की चपेट में आकर वर्षा करती है, और जो वर्षा होती है ना वो चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। इसमें कुछ क्षेत्र हैं, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो केप टाउन था, क्या केप टाउन, इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है, वहां पर है। इसके अलावा शुष्क व्यापारिक पवनों का जो ज्यादा प्रभाव है वो यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंध की। जो उष्ण कटिबंध से जस्ट ऊपर की जो पेटी है ना उसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी। न्यूनतम क्यों है? क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में ज्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, इस कारण से इसके साथ में न्यूनतम शब्द लिखा हुआ है। और क्षेत्र क्या है इसका? 20 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, 20 से 30 के बीच में। ज्यादातर इसमें क्या काउंट होता है कि उच्च वायु दाब की पेटी है। पहला तो हमें पता हो गया कि क्योंकि 30 डिग्री तक पहुंच गए ना हम, तो हमें पता चल गया कि ये क्षेत्र कौन सा है कि उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, तो इसे क्या कहते हैं? उच्च वायु दाब की पेटी भी है इसके साथ में। इसके अलावा यहाँ पर जो दशाएं बनती है ना वो बनती है प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है, चक्रवात की दशा नहीं पाई जाती, क्योंकि चक्रवात की दशा पाई जाएगी कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसके क्षेत्र हैं, मिस्र है, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, जहाँ की वार्षिक वर्षा है 25 सेंटीमीटर तक ही होती है। 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, यही है बस, ज्यादातर 25 सेंटीमीटर नॉर्मल मानते हैं औसतन। और 5 नंबर है मध्य अक्षांशीय। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। इसके साथ में मध्य अक्षांश है जो शीतोष्ण कटिबंध वाला भाग है, वहां पर मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी है, 40 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में है। औसत वर्षा है यहाँ की 100 से 25, 125 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ थी? भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र पर। तो यहाँ पर क्या है? अत्यधिक ज्यादा वर्षा है तुलनात्मक रूप से इससे जस्ट नीचे वाली पेटियों। तो यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर का है। जो मध्य अक्षांशीय पेटी है ना, इसके बारे में कहते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा करती है, ये अधिक वर्षा करती है जलीय भाग की अधिकता के कारण। क्यों करती है? क्योंकि जलीय भाग इसके ज्यादा है ना, इस कारण, इसकी अधिकता के कारण यहाँ पर वर्षा करती है। और उत्तरी गोलार्ध में कम वर्षा, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा वर्षा। अगर आपसे पूछे कि मध्य अक्षांशीय पेटी है, यह विश्व में 2 गोलार्धों में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक पाई जाती है।
तो अगर आपसे सीधा पूछ ले कि बताओ यह पेटी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा वर्षा करती है या दक्षिणी गोलार्ध में करती है, तो ये करती है उत्तरी गोलार्ध में कम करती है। उत्तरी गोलार्ध में कम क्यों करती है? क्योंकि वहां जलीय भाग थोड़ा है, परंतु स्थलीय भाग बड़ा है, तो जलीय भाग थोड़ा होने के कारण वहां वर्षा कम करती है। बाकी जो मध्य अक्षांशीय पेटी है ना, वो सर्वाधिक वर्षा करती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग ज्यादा है। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि ध्रुवीय एवं पछुआ पवनों के मिलने से चक्रवातीय वर्षा भी असल में होती रहती है, चक्रवातीय दशा। और अंतिम है, लास्ट है ध्रुवीय वर्षा पेटी। ये 60 डिग्री से नॉर्थ पे 90 डिग्री तक पाई जाती है, नॉर्थ और साउथ दोनों में। वर्षा उतनी होती है जितनी मरुस्थलों में होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ज्यादातर वर्षा होती है वो होती है स्नोफॉल के रूप में या बर्फ के रूप में ज्यादातर होती है। ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। ये आरिफ सर ने बताया था कि हम जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाएगी। उसके बाद में जो अधिकांश वर्षा होती है ना, तो ज्यादातर 99 या 95% जो वर्षा देखी जाती है ना, वो देखी जाती है हिमपात के रूप में। नॉर्मल सी है, 25% कभी कभार हो जाए किसी चक्रवात या किसी स्थानीय कारकों के प्रभाव में आकर वर्षा हो जाए। ये 6 प्रकार है विश्व की वर्षा वितरण। हाँ जी सर। अब हम इसके सर वैकल्पिक जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हमारे लिए जलवाष्प अधिक है, चारों में से जो महत्वपूर्ण है, धूल कण है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो आप सब जानते हो और बता सकते हो। मानव के लिए तो जलवाष्प, जलवाष्प। क्योंकि ऑक्सीजन हो सकता है जीवनदायिनी हो, ऑक्सीजन हो सकता है जीवनदायिनी हो, परंतु जो मानव के शरीर में जो पाया जाता है ना, वो लगभग कहते हैं कि जैसे एग्जैक्ट आंकड़ा तो पता नहीं है मेरे को, 60 से 65 या 70% तक क्या है जलवाष्प उसके शरीर में रहता है। इसके अलावा अगर जलवाष्प टेम्परेचर वगैरह सही नहीं हो तो उसका ना दम घुटने लगता है। कई बार नहीं होता कि बरसात के दिनों में ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण हमारा ये जैसे जी मचलाने लग जाता है। ये लेकिन आंसर जलवाष्प बता रहे हो सब फिर आप लोग, और देख लो थोड़ा सा। जलवाष्प। ये क्वेश्चन पहले आप समझ सकते हो, क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक बार आप दोबारा देखो। हाँ। ये नहीं कि अगर आपने ऑक्सीजन नहीं पढ़ा तो ऑक्सीजन से बेटर क्या हो सकता है? जलवाष्प किस तरीके से आप बता रहे हो, क्वेश्चन क्या है? आप एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो, एक बार आप लोग सब पढ़ो दोबारा। मानव के लिए वायुमंडल का, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? जलवाष्प। पर मानव के लिए तो ऑक्सीजन ही होगा सर। जलवाष्प ऑक्सीजन, ये पृथ्वी में ऑक्सीजन पाए भी जाने सही वाली है। मात्रा में सबसे ज्यादा 60% ये पृथ्वी पे मतलब जलवाष्प की मात्रा है। ये भी तो हो सकता है, सही है। ये मुझे तो जलवाष्प नहीं लगता, लेकिन अब आप लोग कह रहे हो तो नहीं मुझे नहीं, तो मैं कह ऑक्सीजन ही नहीं लग रहा रहा है सर। इसमें। अगर यहाँ पर वनस्पति होता या फिर जैव मंडल होता तो हो सकता था जलवाष्प, पर ज्यादातर फिर ऑक्सीजन ही लग रहा है। ये भी समस्या है। नाइट्रोजन सर तो वही हो नहीं नॉर्म सकती, होगा। धूलकण नहीं होती। कैसे? ये जलवाष्प का मानव के लिए कैसे उपयोग है ये बताओ आप। जलवाष्प भी सारा कुछ है। मुझे तो ऑक्सीजन लग रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन हमारा ये है कि जो मानव के लिए, ये कह रहा है कि मानव के लिए ऐसा सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? जलवाष्प के बिना हम रह नहीं सकते, एक नॉर्मल सी बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा जो मुख्य हाँ, घटक तो ये भी ऑक्सीजन तो होना चाहिए ज्यादा। भाई। अपन नॉर्मल वैसे भी देखें तो एक तो अपन प्रैक्टिकली भी देख लें इस चीज को तो सामने आ जाएगी चीज। भाई जलवाष्प तो आज तक आपने देखा है कि जलवाष्प के बिना ये मर गया, वो हो गया। और जलवाष्प तो ये होता है कम हो सकती है, वायु नहीं हो सकती, कई बार जलवाष्प कम नहीं हो जाती है। हाँ सही है बात, सही है बात, बिल्कुल सही बात है। एक तो आप जो ऑक्सीजन। बात कर रहे हो ना, वो शरीर के जल की मात्रा, वो अलग चीज है। ये तो सर हम वायुमंडल को पढ़ रहे हैं, वायुमंडल में ये स्पेशल कह रहा है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है भाई। हम नॉर्मल, आप जलवाष्प किसी कीमत पे नहीं बता, कैसे बता सकते हो? और जो मानव का शरीर है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का भी इसमें थोड़ा बहुत वो होता है, वो अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। तो मैं तो ऑक्सीजन ही कोई करूंगा, बाकी आप लोग अगर कुछ अलग कर रहे हो तो वो अपना कोई तर्क तो जिसे लगे कि हाँ, लेकिन मैं तो ऑक्सीजन के साथ जाऊंगा। मानव इसके अंदर ऑप्शन नहीं देता ना, पेड़ पौधे और कुछ दे देता ना, तो फिर जलवाष्प हो जाता। जी सर।
तो सहमत किस बात पे हो? अभी भी आप जलवाष्प पे ही हो? नहीं सर, ऑक्सीजन। सर हम तो ठीक है, जलवाष्प पे है। ठीक है सर, लेकिन अगर आप जलवाष्प पे तो उसका रीजन बताना पड़ेगा हमें, क्यों? अगर आप, जैसे कई बार क्या है सर, जैसे आप लोग अगर संजीव पास वगैरह देखो ना, उसमें गलत मिलता है, कहीं ऐसा ना हो आप वो चीज देख लो। आप हमें ने जैसे हम तो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, आपके सामने एग्जाम में आप बैठे हो इस टाइम, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि मानव के लिए, आपको नहीं पता हम कहाँ से आया क्वेश्चन, आपको ये पढ़ना है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है। तो आप जलवाष्प तो कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो एक बार वैसे बता दो, अब हो सकता है कि अब हम नहीं गलत सर, हों। ओमर अब चेंज कर दी ना सर। ओमर में हमने अपना ऑप्शन है वो गलत कर, वो काट जी के सर, दूसरा ऑक्सीजन पे आ गए हम। क्योंकि अपना दिमाग जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या कहीं चीज गलत भी हाँ हो सकता है, पास होंगे गलत हो सकती हैं चीजें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम थोड़ा जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से हम अगर वायुमंडल को पढ़ रहे हैं, हम इतना ही नहीं समझ पाए कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तो ये फिर गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित देखो में सर, से। एक बात बताऊं जी सर। सर। देखो, एक तो जो जलवाष्प है ना वायुमंडल में, जो जलवाष्प है, एक तो विकिरण को सोखती है, ये वाष्पीकरण की जो दर है उसको नियंत्रित करती है, एक हमारी फसलों को और हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है, और एक ये वर्षण की क्षमता है। तो ये चीजें मानव के लिए तो है। सर अगर मानव मैं मैं ऑक्सीजन के, सर ऑक्सीजन बिना कितने टाइम तक रह सकते हो आप? किया था, फिर उसको है ना, एक दो बुक्स में देखा तो इसमें जलवाष्प मिला, तो उस हिसाब से किया हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पासबुक, संजीव पासबुक भी देखी मैंने, अभी जस्ट आप लोगों ने कहा है, मैंने देखा है, उसमें यही दे रखा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोग देख बता कहाँ से रहे हो आंसर। क्योंकि आपने, भाई मैं एक चीज मानता हूँ, आपने जलवाष्प वहां से देख के बता दिया, मैं तो ईमानदारी से खुद से पूछ लो क्या आंसर आना चाहिए। जलवाष्प कहाँ यूज होता है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा है क्या? आपको लगता है कि अगर हॉस्पिटलों में जलवाष्प होता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो? लाइक नॉर्मल से देखे हम, जब कोरोना काल आया था, जीवन किसके के लिए सिलेंडरों नहीं को ले पूछ लेके भाग रहे थे हम रहा, लोग? मानव के लिए पूछ रहा है ना, मानव के क्रियाकलापों के लिए भी तो हो सकता है ना। सर आप क्रियाकलाप कब करोगे? ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप कर लोगे? मैं तो एक चीज मानता हूँ, अगर ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो हम शायद आगे सोचते, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी अगर आप कह रहे हो तो एक बार चलो इस पे विचार बाद में कर लेंगे दोबारा, कोई देखिए दिक्कत हाँ नहीं। कर लेंगे हाँ। जी सर। आरिफ सर अब आप ने, आपने आरिफ सर जी सर, आप जिस ऑप्शन के साथ खड़े हो ना, वो जी सर, हमारे वाले से मान लो कि वो मजबूत है, जी सर, बहुत ज्यादा मजबूत है, परंतु नहीं आप, कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी जो जी सर, सोल्यूशन देता है, या फिर जो राष्ट्रीय एनसीईआरटी है ना, उसने जो सोल्यूशन दिया है ना, हाँ वो बिल्कुल इस इसको देख ले। जलवाष्प के संदर्भ में दिया है। मैं वही चीज कह रहा हूँ सर, सर अगर हम एग्जाम में इसके बैठे अंदर होते ये तो मैं होता शायद है। जलवास नहीं कर पाता, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम्म। हमारा जो भाई एक नैतिक कर्तव्य के हिसाब से देखो वैसे। लेकिन हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें, हो सकता है लैंग्वेज में कुछ कह रहा हो, इसको अपन थोड़ी देर के लिए साइलेंट करते हैं और नेक्स्ट इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं एक है। मिनट जी सर, मैं ग्रुप में सर कुछ ये भेजता हूँ जलवाष्प के आप अंदर ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, नहीं बात सही है, जलवाष्प में लेकिन आप मेरी बात समझो, आप वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं नहीं जो ये सबसे जलवाष्प महत्वपूर्ण कर रहा है घटक। ना, तो ये इसके अंदर ऑक्सीजन कर रहा है मेरे हिसाब से। सर अब आप थोड़ी देर इसको अभी स्किप करते हैं, फिर देखते हैं सर, है ना। निम्न में से वह प्रक्रिया ये कौन सी पढ़ लो है सर आप, जिस, क्या सर? ग्रुप में भेजा है, थोड़ा सा अगर समझ सको। ये सर वो एनसीईआरटी की अगर कोई क्वेश्चन जैसे जो है ना ऑप्शन, वो ये गूगल से तो आप जो भी सर्च करोगे वो गलत भी आ जाता है, नहीं उसे सर, नहीं मान गूगल का सकते। नहीं है, बुक्स का है सर, गूगल का नहीं है। कहाँ पे? वो ग्रुप में भेजा है क्या? रुके हाँ, कहाँ पे क्या चीज दे रखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? एक बार ये देखो ना, वायुमंडल में जलवाष्प के विद्यमान रहने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सर मैंने पहले इसको ऑक्सीजन ही किया था, फिर उसके बाद में मैंने इसको सर्च किया तो पता चला कि हाँ यार, इसमें जलवाष्प ही होगा। बाकी एक बार आप और कंफर्म कर नहीं लेना, एक बिल्कुल दो सर, इसको बुक्स का कन्फर्म देख ही लेना। करेंगे देखो, क्योंकि अब आप दो जब मत आ जाएंगे ना, क्योंकि मुझे पता जब तक हम ऑथेंटिक नहीं लेकर आएंगे इसका, जब तक मानने बेकार है ना। इसका सर हम पूछ लेंगे, कुलदीप सर से भी पूछ लेंगे इसका एक बार फाइनल ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुलदीप सर हमसे ज्यादा बेटर, क्योंकि उनको पढ़ाते काफी टाइम हो गया, तो शायद वो हमसे बेटर समझा पाएंगे इस चीज को। और या फिर और कहीं हमारे पास ऑथेंटिक अगर कोई सोर्स होगा तो उसमें से बताएंगे हम आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल जल द्रव में, द्रव से गैस में वो चीज बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि कह रहा है कि जिसके द्वारा जल है जो द्रव से गैस में बदलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पिक वाष्प वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण। और कोई?
वाष्पीकरण ही होना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन तो एक अलग से वाष्पीकरण ही ऊर्जा होगा। नहीं है कि हाँ, वाष्पीकरण ही आएगा आंसर। वाष्पोत्सर्जन तो वाष्प ये अलग प्रक्रिया है, थोड़ा सा इस हट के, लेकिन कि जो हम जो चीज पढ़ रहे ये हैं, क्योंकि हमने जी सर। अब ये पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं करते क्या वाष्पोत्सर्जन? हाँ, वो चीज मैं कह रहा हूँ, सही बात। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा करके वो जी जी जी, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल में बिल्कुल भोजन बिल्कुल बनाने बिल्कुल में, सही। ये थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ क्लिक हो रहा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप। वाष्पोत्सर्जन ही करते हैं वो, और वाष्पीकरण है जो, ये जो उसको गैस में बदलता है, द्रव को जल को, ये वाष्पीकरण है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इस जो, अगर बात ये क्वेश्चन ये आए कि जो गैस है इसको जो जल में परिवर्तित करेगा उसको क्या कहेंगे? गैस को वो ये संघनन ऊर्ध्वपातन। होगा ना। हाँ, हाँ, फिर संघनन संगणन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को बताता है, दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप हो जाती है, मतलब जिसकी जितनी उसकी क्षमता है ना, इतनी वो नमी पूर्ण हो गई, मतलब उसकी क्षमता को दर्शा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? संतृप्त संतृप्त। वायु, क्योंकि जलवाष्प से पूरी तरह पूरित वायु होती है ना, तो हाँ, जलवाष्प वो संतृप्त वायु। जो मैं बता रहा था, संतृप्त हो जाएगी वो वायु, मतलब उसमें जितनी क्षमता थी ना उसमें पूरी भर जाएगी वो, तो वो संतृप्त आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश के सबसे ऊंचाई पर, वो गाना भी बता रहा था मैं एक छोटा सा, तो कौन सा है आप बता सकते हो? निम्न में से कौन सा अच्छा। सबसे ऊंचाई पर बादल होता है? हाँ, अच्छा। पक्षाव। जी पक्षाव। ऊंचाई हाँ जी, कितनी थी? 8,000 से 12,000 12। मीटर। जी सर, एनसीईआरटी के अनुसार। हाँ। जी सर। अब इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, इस पे अब हम, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है कुछ, अगर आपने 2-3 जगह चेक करी हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन मैं एक वैसे बता रहा था कि भाई नॉर्मली ऑक्सीजन बचाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन आप अगर कह रहे हो तो ये चीज हो सकता है कुछ अलग हो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो भाई डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दे रखा, और इसको कंसल्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अपना कोई विचार, और इसमें कोई टॉपिक में कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो उस चीज से आप रिलेटेड या कोई चीज और हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हम है ना जलमंडल को ही पढ़ रहे हैं, असल में जलमंडल को ही पढ़ रहे हैं, और जलमंडल में ही वो जलमंडल जैसा ही आंसर पूछ रहा है। जैसे मैं एनसीईआरटी वाला आपको भेज देता हूँ कि एनसीईआरटी में असल में माना क्या है, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसका, मैं सभी का ये है, इसमें है सारे के सारे। जो मानव के लिए जो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना है ना, वो जलवाष्प माना है, ये अच्छा, एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन है। घटक हो सकता है, ये घटक जो है ना, ये शब्द, ये कहीं ना हम्म, कहीं कोई चीज को ऐसी चीज से रिलेट कर रहा है कि ऑक्सीजन से ज्यादा फिर वो बेटर हो जाएगा। आपकी बात बेटर बिल्कुल हो सही हो जाएगा। सकती है कि जलवाष्प, क्योंकि हम ही तो अभी तो ये मान रहे हैं हम सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम घटक को नहीं देख रहे अभी, जो एक नॉर्मल अपन क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अपन आज तो चलो हमने एनसीईआरटी पढ़ी इसलिए हमें चलो ये चीज लग रहा है, एक्चुअल में अगर हम हम्म, इसमें एग्जाम में होते इसको छोड़ के नहीं आते, इस क्वेश्चन में हम ऑक्सीजन कर पाते, मैं तो कर पाता, ठीक है, लेकिन वो गलत हो तो वो अलग बात हो जाता है, ऐसे होता है गलत। हाँ, लेकिन जो ये बात आप कई जगह बता रहे हो हमने देखा है जलवाष्प है, तो बिल्कुल ये घटक कोई शब्द ऐसा होता है, जैसे हम सर मृदा की बात करते हैं ना, मृदा हम्म, को प्रभावित करने वाले कारक और जिनसे मृदा बनी है वो कारक, हम्म, उसमें कुछ अंतर है ना, जैसे अपन ह्यूमस वगैरह पढ़ते हैं उसमें जल भी होता है, उसमें वायु भी होती है ना, वो चीजें हम पढ़ते हैं सर, और उसमें जो चट्टान जैसे के जो चूर्ण वगैरह वो होते हैं, ये तो हो गए वो भी घटक। होता है, लेकिन सर उसको प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रभावी कारक है वो जलवायु है, ठीक है, और भी जलवायु है। कई चीजें अक्षांश वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है कि छोटा मोटा माइनर घटक, ये शब्द जो लग रहा है सर मुझे, इसकी वजह से आंसर हो सकता है चेंज हो। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो सर, लेकिन अभी इस पे और थोड़ा कर लेंगे, और कीवी मैम से या किसी और से जिनको मैं ज्यादा नहीं जानता, और कौन कौन है हमारे ग्रुप से, कोई अपना और विचार कोई और भी रखना चाहे इससे रिलेटेड, विष्णु सर या कोई भी, जो भी, मैं ज्यादा नहीं जानता बाकी। सर मैं तो सविंदर सिंह में खोज रहा था, मुझे ऐसा कुछ अब तक मिला नहीं। हाँ, जी कल जैसे भी जो है मिलेगा, ना, मिलते ही फोटो भेज दूंगा सर। हाँ, जी सर जी। कल वाला टॉपिक रहेगा अपना विश्व की जलवायु में वर्गीकरण है, उसमें जो कोपेन वगैरह है उसका वर्गीकरण आएगा सबसे में। हाँ, फिर अपना वायुमंडल खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ, जलवायु वायुमंडल प्रदेश हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं।